वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला की बरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 वेव्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपका टॉपिक है वेव्स और इनकी माहियत। सबसे पहले वेव क्या होती है बच्चों? कोई भी मीडियम ले लें, चाहे आप ठोस ले लें, माया ले लें या गैस ले लें, इस मीडिया में जो खलल होता है ना, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस एकदम आ जाती है उसको हम लोग बोलते हैं वेव। तो वेव की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? किसी मीडियम में खलल को वेव कहा जाता है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक पानी का टब है, ठीक है। उस टब के अंदर जो ही आप पत्थर फेंकते हो, जैसे यहाँ इन्होंने ये दिखाया हुआ है, समझे कि पानी का एक टब है और उसके अंदर आपने एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया। तो जो ही आप टुकड़ा फेंकोगे तो उसके गिर्द जो है आपके पास वेव्स जनरेट हो जाएंगे। तो वेव्स ने क्या किया, इस मीडियम मीडियम क्या है? पानी। पानी के अंदर एक डिस्टर्बेंस, एक खलल, एक एक जो है मतलब कि उसको डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेव, ठीक है। अब इसके बारे में अहम चीज़ जो आपने समझनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप कहते होंगे कि जब पानी के अंदर ये पानी का एक टब है, इस टब के अंदर मैंने यहाँ पत्थर फेंका तो जो वेव जनरेट हुई हैं, ये असल में पानी जो है मोशन करता आगे आगे जा रहा है। आपको ऐसे लग रहा है, ये गलत है। पानी आपका आगे नहीं मोशन करता है। जो ही आपने यहाँ पत्थर का टुकड़ा फेंका तो जहाँ जो यहाँ पानी था उसको एनर्जी मिली है, ठीक है। एक तरह का प्रेशर, एक तरह की फोर्स उनको लगी है। अब फोर्स की वजह से वो अपनी जगह के इर्द गिर्द वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। चीजें क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। अब जब वाइब्रेट कब करती हैं? जब उनके पास पहले से ज्यादा एनर्जी आ जाती है। अब इस एनर्जी को एक पार्टिकल ने दूसरे की तरफ ट्रांसफर करना है, फिर अगला, उससे आगे जो पानी, उसने वाइब्रेशन स्टार्ट कर देने ऊपर नीचे। ये फिर अपनी जो है एनर्जी को आगे जो है ट्रांसफर करेगा, क्योंकि एनर्जी खत्म नहीं होती बल्कि एक से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो क्या हो रहा होता है कि जो यहाँ पानी है उसको एनर्जी मिली, उसने वेव बना दी, मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेशन कर रहा है। आपको लगता है पानी ऊपर को जा रहा है फिर नीचे को आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर को आप उठता हुआ महसूस होता है। फिर उसने अपनी एनर्जी अगले जो पानी के मालिक्यूल्स उनको दी, वो थोड़े से ऊपर को उठे। इस तरह से आपके पास क्या होता है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। वो वाटर उधर का उधर ही ऊपर नीचे बस वाइब्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। जो वेव आपको नजर आ रही होती है वो वाटर की वाइब्रेशन होती है। पानी आगे नहीं जाता, सिर्फ क्या होता है, एनर्जी अपनी आगे भेजते जाते हैं, फिर अगला पानी ऊपर उठता है, फिर इस तरह से आपके पास एक पैटर्न आपके पास बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपने जो, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने ये बताना है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना कि मादा खुद आगे जाता है। पानी एक मादा है, मादा खुद नहीं आगे जाता, बल्कि वो अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेशन करता है और एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता है। तो पढ़ते हैं, इसके साथ साथ जो चीजें रह जाएंगी वो आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड आप उसको कर लोगे। कहते हैं जब वेव्स किसी मीडियम में से गुजरती है, जैसे पानी मेरे पास मीडियम था, ठीक है, मीडियम आपके पास पानी है, तो इसमें से जब वेव्स गुजरती हैं तो इसमें मौजूद पार्टिकल्स को वो वाइब्रेट करती हैं। मतलब पहले जहां आपने पत्थर का टुकड़ा फेंका वहां पानी वाइब्रेट हुआ, फिर क्या होना है, एनर्जी अगले को मिल जाएगी तो वो भी वाइब्रेट। तो मतलब वेव्स जो है उसमें क्या होता है, जो आपके पास पार्टिकल्स उनकी वाइब्रेशंस होती हैं। ये वाइब्रेशंस पार्टिकल्स के दरमियान एनर्जी को आगे मुंतकिल कर देती है। अब वाइब्रेशंस की वजह से जो है एनर्जी को असल में आगे मुंतकिल किया जा रहा है। जो पार्टिकल्स वाइब्रेशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन की वजह क्या है कि उनके पास एनर्जी ज्यादा, वही एनर्जी फिर अगले को देंगे। आप देखेंगे कि जो वेव्स आपकी आगे ट्रांसफर होती हैं, पीछे से वेव्स आपकी गायब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एनर्जी अगले को मिलती जाती है। कहते हैं लेकिन पार्टिकल्स खुद वेव के साथ आगे नहीं बढ़ती, ये चीज आपकी अहम है। वो सिर्फ अपने असल मुकाम के गिर्द आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है वो हरकत करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर साकन पानी की सतह पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख दें, अब अगर आपने समझ लेना तो आपने टब में जो पानी डाला हुआ है ना, वहां आपने कोई ना एक कोई लकड़ी का जो है टुकड़ा रख दें, कोई बोतल का ढक्कन वगैरह रख दें, फिर वेव जनरेट करें, तो आप देखेंगे लकड़ी का टुकड़ा या कश्ती जो है वो ऊपर ऊपर ही वाइब्रेशन कर रही है, वो आगे नहीं जा रही, तो वेव्स आगे को बनती जा रही है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ही जो आपके पास मैटर उधर ही रहता है, सिर्फ एनर्जी आगे जाती है। तो यही बता रहा है कि आपने क्या करना है, साकन पानी जो रुका हुआ पानी है उसकी सतह पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखना है, तो फिर पानी की सतह पर वेव्स आपने जनरेट करनी है। किसी भी तरीके से आप उंगली को बाबर डिप करो फिर भी जो है पानी में डिस्टर्बेंस आएगी, वहां वेव जनरेट हो जाएंगी। कहते हैं ये वेव एनर्जी को आगे ले जाती है, मगर ना पानी अपनी जगह छोड़ता है और ना ही लकड़ी का टुकड़ा आगे बढ़ता है, दोनों करीबन वहीं पड़े रहते हैं। तो इससे आपको समझ आ गई कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर आगे नहीं जाती है, मादा आगे नहीं जाता है। इस तरह का अमल साउंड वेव्स में भी होता है। जैसे कि आप देखें, आप गिटार बजा रहे हैं, गिटार जब बजा रहे होते हैं तो वहां धागे लगे होते हैं, उन धागों को आपने फिंगर्स की मदद से उनकी वाइब्रेशंस करवानी होती है। अब वहां आपके पास जो है मीडियम क्या होता है, हवा, तो उसके करीब होती है, उस हवा में जो है वाइब्रेशन आती है, हवा वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, वाइब्रेट करती हुई अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है और इस तरीके से आपके पास साउंड वेव जनरेट हो जाती है।
कहते हैं जब गिटार का तार बजाया जाता है तो वो अपनी वाइब्रेशन पैदा करता है जो हवा में साउंड वेव्स की सूरत में सफर करती है। हवा के पार्टिकल्स हमारे कानों तक नहीं आते। आप देखिए हवा तो नहीं हमारे कानों, कोई बोल रहा है आपके पास बैठा हुआ तो कभी भी आपके कानों को हवा नहीं फील होती है, क्योंकि हवा अपनी जगह पे रह के बस वाइब्रेशन करती है, एनर्जी आगे आती है, वो एनर्जी साउंड की सूरत में आपके कानों तक जाती है। हवा के पार्टिकल्स हमारे कानों तक नहीं आते, वो अपनी जगह साकन होकर वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को आगे मुंतकिल कर देते हैं। समझ आपको आ गई होगी वैसे ही। कहते हैं वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, लेकिन मटेरियल मीडियम को साथ नहीं लेके जाती। जैसे मटेरियल मीडियम यहाँ वाटर था, या फिर आपने इसके ऊपर अगर लकड़ी का कोई तख्ता या कोई ढक्कन वगैरह रख दिया तो वो भी आपके पास मीडियम है, तो मीडियम तो आगे नहीं जा रहा है, सिर्फ एनर्जी आगे जा रही है। कहते हैं इसी असूल को स्प्रिंग में होने वाली वाइब्रेशन से भी समझा जा सकता है। आप ऊपर दो एग्जांपल्स लिख दी हैं, वही काट लें, नहीं तो नीचे वाला भी काट लें, ठीक है। लॉन्ग के तौर पे ये आने के इसके वजह से चांसेस कम है, शॉर्ट के तौर पे ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी, सारा काट लें या ये भी काट लें इसके अंदर। कहते हैं जब एक लंबी खींची हुई स्प्रिंग के एक सिरे को छोड़ा जाए तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती है। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या है, देखिए आपके पास पहले मैं ऊपर स्प्रिंग बनाने लगी, मेरे पास ना ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग के ज़र्रात, छोटे छोटे स्प्रिंग भी तो ज़ाहिर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ये मेरे पास स्प्रिंग है। अब अगर मैं स्प्रिंग को खींचती हूँ किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब मैं इस डायरेक्शन में खींचूंगी तो ये जो वेव्स आपके पास पैदा हो रही है ये भी इस डायरेक्शन में ही पैदा होंगी। मतलब स्प्रिंग उस साइड को खुलेगा तो वेव्स भी तो इस साइड को बनेगी ना। तो देखिए वेव्स जो जनरेट होना शुरू हुई हैं इस डायरेक्शन में बन रही हैं, क्योंकि मैं इस स्प्रिंग को मैंने यहाँ हाथ में पकड़ा हुआ था और पीछे को खींच दिया। तो इस तरह से आपके पास वेव्स उस साइड को आपके पास ट्रेवल कर रही हैं। तो वेव्स की सिमत आपके पास किस तरफ को है, इस तरफ को है, ठीक है, राइट साइड को है। और जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी तो जब आप उसको खींचोगे तो वो भी तो इस साइड को मोशन करेंगे। तो जब वेव के पार्टिकल या उस मीडियम के पार्टिकल, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल, स्प्रिंग के पार्टिकल्स की मोशन भी इस तरफ को और जो वेव पैदा हो रही है वो भी इस तरफ को, तो इस तरह की जो वेव्स आपके पास होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मतलब कि पैरेलल चीजें चलें। तो कहते हैं कि जब एक लंबी खींची हुई स्प्रिंग के एक सिरे को छोड़ा जाता है तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब मैं तो खींच रही थी, अब आपने जब छोड़ना है तो ये स्प्रिंग के पार्टिकल्स, ये स्प्रिंग की कोशिश होनी है हम लोग उस साइड को चले जाए और वेव भी उसी साइड को जो है वो मोशन करेंगी, तो मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं, ठीक है। स्प्रिंग में कंप्रेशंस बनते हैं। अब कंप्रेशंस क्या होता है कि देखें ये स्प्रिंग को जब आपने इतने ज़्यादा दूर है, इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये मेरे हाथ में, अब मैंने इसको पास लेके जाना है। जब पास लेके जाऊंगी तो इस तरह से ये छल्ले जो हैं स्प्रिंग के एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, ऐसे होना ना। जहाँ छल्ले एक दूसरे के करीब करीब होते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन। तो मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन पैदा होगी और हो सकता है कहीं कहीं ये छल्ले इनका फासला आपस में, इसका इसका आपस में फासला दूर हो, यहाँ फासला करीब था, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ फासला आपके पास ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो कहते हैं स्प्रिंग में कंप्रेशन बनते हैं और रेयरफेक्शंस बनते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन स्प्रिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग को इस तरफ को काटो इस तरफ को काटो, उसके साथ साथ ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस आपके पास बनती हैं, ठीक है। इसको डिटेल्स हमने मेरे ख्याल में आई थिंक 12.3 वाले ये टॉपिक में हमने इसको समझना है, ठीक है, या 2 वाले या 3 वाले में समझना है। कहते हैं जिससे जाहिर होता है कि एनर्जी मुंतकिल होती है लेकिन पूरी स्प्रिंग आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। स्प्रिंग में भी क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, इस वजह से वो छल्ले जो है वाइब्रेशंस करते हैं। तो खुद स्प्रिंग आगे नहीं जाता, बहुत काम जाता है, ठीक है, सारे के सारे स्प्रिंग नहीं आगे जाता बल्कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। कहते हैं ये तजर्बा वेव मोशन को बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाता है और बताता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसे साउंड वेव्स हैं मादे में किस तरह सफ़र करती हैं। मतलब कि ये बताता है कि ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ना कि वो चीज़ें खुद आगे को जा रही होती हैं, ठीक है। अब कहते हैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, रिपल टैंक वाला एक्सपेरिमेंट, वेव मोशन को जाहिर करने के लिए पानी की वेव का तजर्बा। इसमें ना पहले तो आपने एक टेबल लेना है, ठीक है, टेबल के ऊपर आपने एक शीशे का ना आपने एक ट्रे रख लेनी है, लेकिन ट्रे के किनारे थोड़े से ऊपर ऊपर को हों, ठीक है। ये मेरे पास एक सीधी ट्रे है लेकिन इसके ये वाले किनारे थोड़े ऐसे बने हों दोनों साइडों से, ताकि इसके अंदर आप पानी डालें तो बाहर ना गिर सके पानी, ठीक है। तो आपने एक ट्रे, शीशे की ट्रे ली, ठीक है, जिसके किनारे भी हैं। आपने इसके अंदर क्या करना है, पानी डालना है और यहाँ एक तख्ती का जो है ना, आपने इसको वैसे आपकी बुक में बाड़ कहा हुआ है, तख्ती का एक टुकड़ा है आपके पास, ठीक है, जिसको हम लोग बाड़ कहेंगे। इसके ऊपर आपने ये ब्लैक कलर की मोटर लगाई हुई है,
ठीक है। अब मोटर को आपने एक स्टैंड के जरिए ज़ाहिर एक स्विच वगैरह के साथ कनेक्ट करोगे और स्टैंड के साथ एक बल्ब आपने लगा देना है। जो ही देखे ना ये जो बाड़ है, ये जो तख्ती का आपके पास तख्ता है, ठीक है, या जो बाड़ है ये ना पानी को थोड़ा थोड़ा पानी को टच कर रहा है। जो ही मोटर चलती है, जिनके घरों में मोटर है वो जब मोटर को चलाते हैं पानी वाली मोटर को, तो वहाँ वाइब्रेशन, मोटर बड़ी वाइब्रेट कर रही होती है। जब वाइब्रेशन करेगी तो ये मोटर लगी हुई है इस बाड़ के ऊपर, ये बाड़ जो है वाइब्रेट करेगा, बाड़ जो है पानी के साथ कनेक्ट हो तो पानी में वाइब्रेशन आएंगी, तो फिर इस तरह से ये जो आपको ब्लू कलर की वेव्स दिखाई, ये वेव्स जनरेट हो जाएंगी। अब ये वेव्स जनरेट हो रही है, अगर आपने सही से इसको देखना है तो आपने ना इस टेबल के नीचे एक वाइट कलर की ना शीट, ठीक है, एक पेज बिछा लेना है और ऊपर से लैंप ऑन कर देना है। तो ये पेज के ऊपर इस तरह की आपके पास वेव्स जनरेट होंगी। जहां वेव्स आपके पास करीब होंगे उनको बोलेंगे कंप्रेशन, जहां दूर होंगे उनको रेयरफेक्शन बोल देंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी आप देख सकते हो कि वेव्स जो है वो जनरेट हो रही हैं। तो यही चीज उसने लिखी है, वेव मोशन को समझने का एक नहायत सादा और मुसर तरीका रिपल टैंक का तजर्बा है। कहता है इस तरतीब में एक कम गहरी ट्रे, ठीक है, ट्रे आपने ज्यादा गहरी ले लेनी है, आपने ट्रे और उसके ऊपर पेंदे या उसके किनारे लगा देने, बहुत गहरी ट्रे नहीं आपने लेनी है, कम ट्रे ली जाती है और इसे पानी से यकसा गहराई तक बढ़ा जाता है और इसमें पानी जो है बराबर गहराई तक जो है भर दिया जाता है। एक बाड़ यानी कि लकड़ी का तख्ता जो मोटर के साथ जुड़ी होती है, एक बाड़ है लकड़ी के तख्ते के साथ आपने इस मोटर को जोड़ दिया, पानी की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हरकत करता है। ये तख्ता जो है पानी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊपर नीचे हरकत करेगा। जब आप मोटर को चलाओगे ये हरकत पानी में खलल यानी कि इस तरह की वेव्स, जो ये ब्लू कलर में इसने ये वाली वेव्स दिखाई हुई है, ये वेव्स जनरेट करवा देगा, ठीक है, जिससे वेव्स या वेव्स क्रस्ट बनते हैं, ठीक है, वेव्स या वेव के क्रस्ट बनते हैं। क्रस्ट ट्रफ भी आप लोग पढ़ोगे इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है, जो पानी की सतह पर क्रस्ट वैसे भला क्या होता है। ये अगर मेरे पास एक वेव है ना, मैं बता ही देती हूँ, तो ये मीन पोजीशन होती है। जैसे एक रस्सी है, ये समझे मैंने रस्सी है और ये मेरे हाथ में पड़ी हुई थी, अब मैं रस्सी को ऊपर नीचे काट रही हूँ, जब ऊपर नीचे करूँगी तो इस मीन पोजीशन जो ऊपर वाली जो आपके पास ये वाला हिस्सा है इसको बोलेंगे क्रस्ट, और जब वेव से इस मीन पोजीशन से जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। तो कहते हैं क्रस्ट या तो आपके पास इस तरह की वेव्स या क्रस्ट बनते हैं, ठीक है, जो पानी की सतह पर आगे की तरफ हरकत करते हैं, ये नजर आते हैं जिनसे प्लेन वेव्स बनती हैं, ठीक है, ये आपको नजर आएंगे, ठीक है, ये नजर आएंगे और आपको समझ आएगी कि ये यहाँ वाकई ही आपके पास प्लेन या सीधी सीधी वेव्स जो हैं जनरेट हो रही हैं, जो कि बताती हैं कि पानी आगे नहीं जा रहा, बल्कि वाइब्रेशन की वजह से पानी कभी ऊपर उठता है कभी नीचे उठता है, ठीक है। तो ये आपका आसान सा टॉपिक था। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेव्स की इकसाम। हम दो वेव्स की इकसाम पढ़ेंगे, पहली का नाम है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आपके पास वो वाली वेव्स होंगी जिनके गुजरने के लिए आपको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। वो मीडियम ठोस हो सकता है, माया हो सकती है, गैस हो सकती है, ठीक है। अब अगर ठोस की एग्जाम्पल लेते हैं तो ठोस में हम लोग कहें कि अगर हम कोई स्प्रिंग ले लेते हैं या कोई आप रस्सी ले लेते हैं, तो रस्सी को जब आप ऊपर नीचे इस तरह मोशन करवाते हो तो तब वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो उसमें मीडियम आपके पास क्या है, रस्सी है, ठीक है। माया की एग्जांपल ले लें, आप क्या करते हो, वाटर के अंदर कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकते हो तो वाटर के अंदर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, तो इसमें आपने माया ली है, ठीक है। माया क्या है आपके पास, वाटर, ठीक है, तो पानी आपके पास मीडियम का काम करेगा। इसके अलावा अगर मैं बोल रही हूँ साउंड वेव्स जनरेट हो रही है, इस साउंड वेव्स के लिए हमें मीडियम कौन सा चाहिए, हमें गैस चाहिए, ठीक है, हवा चाहिए। तो मैकेनिकल वेव्स आपके पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। वो मटेरियल मीडियम ठोस, माया या गैस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ अहम चीज़ आपके पास ये है कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ वाटर की, कि आपने एक टब के अंदर वाटर रखा हुआ है, उसमें आपने पत्थर का टुकड़ा फेंका और वहाँ वाटर की वेव्स जनरेट हुई हैं। अब आप वहाँ से क्या समझते हो कि आपका पानी आगे को मोशन कर रहा है, ये बात गलत है, पानी नहीं मोशन करता है। मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ थोड़ा सा कि ये मेरे पास अगर यहाँ मेरे पास एक टब है, टब के अंदर हमने वाटर इसके अंदर फिल किया हुआ है, ठीक है, और जो ही आप पत्थर का टुकड़ा फेंकते हो तो आपके पास इस तरह से वेव्स जो है जनरेट होती हैं। अब आप ये समझ रहे होते हो शायद पानी यहाँ से मोशन करता करता आगे जा रहा है, नो, पानी जो है अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेशंस करता है, ठीक है। जितना ठोस हो, माया हो, गैस हो, इसमें असल में ना इस ठोस के या माया की, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। जब उनकी वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन के नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। इसकी सादा सी एग्जांपल आपने बोला किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखनी है। आपने इसी वाटर टैंक के अंदर ना आपने एक कोई भी ढक्कन या कुछ इस तरह की चीज़ रख देनी है। अब आप जब पत्थर को टुकड़ा फेंकोगे तो आप देखो कि जो आपका ढक्कन है वो ऊपर नीचे ऐसे ही हिल रहा है, ढक्कन आगे को नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ समझेंगे कि जब भी हम ठोस, माया, गैस में
डिस्टर्बेंस करते हैं ना, उस डिस्टर्बेंस से जो वेव्स पैदा होती हैं, उस वेव से आपका मीडियम ही आगे जा रहा होता है। इससे भी ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल आपने करनी है तो आपने एक रस्सी ले लेनी है, ठीक है, ठोस की एग्जांपल में, और रस्सी का एक जो सिरा है आपने किसी दीवार के साथ जो है, दीवार के साथ आपने ऐसे फिक्स करके, और दूसरा सिरा जो है आपने अपने हैंड में यहाँ पकड़ लेना है, ठीक है। आप अपने हैंड में यहाँ पकड़ोगे, आपने बोर्ड मार कर या कोई लेके उसमें ना एक जगह पे ना सही से ब्लैक कर देना है, ताकि आपको समझ आए कि जब आप इसको ऊपर नीचे मोशन करवाओ, तो जब ऊपर नीचे मोशन करवाओगे तो इस तरह से वेव जनरेट होनी है। तो आप देख पाओ कि ये वाला डॉट जो है जिसको हमने ब्लैक ब्लैक किया था, ये यहाँ तक मोशन करके गया है कि नहीं गया है। तो आप देखेंगे इसने मोशन नहीं की, ये अपनी जगह पे रहा है। तो फिर ये जो आगे को जो चीज़ आ रही थी वो क्या थी, वो आपके पास एनर्जी थी। तो जहन में रखना है पार्टिकल्स अपनी जगह के इर्द गिर्द वाइब्रेशन करते हैं। आप देखें ना, ये पहले यहाँ पॉइंट था, अब पार्टिकल्स मोशन करते करते ऊपर चले गए, ठीक है, फिर कभी ये नीचे आएंगे। तो वाइब्रेशंस अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द करते हैं, ना कि खुद आगे मूव करते हैं। आगे क्या जाती है, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसकी सादा सी एग्जाम्पल लें कि 3 दोस्त हैं, ठीक है, ये 3 दोस्त एक कतार में खड़े हैं। ये हमारे पास सेकेंड वाला आ गया और ये हमारे पास थर्ड वाला आ गया। इस एक दोस्त ने, पिछले वाले दोस्त ने क्या किया, इस दोस्त को धक्का लगाया, ठीक है। ये दोस्त थोड़ा सा आगे को होगा, ठीक है, रहेगा इधर ही, ये आगे इसको धक्का लगा दे, क्योंकि एक दूसरे के पास पास खड़े हैं, और ये वाला जा गिरेगा। तो क्या होगा कि ये पार्टिकल्स अपनी बस एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसने इसको थोड़ा सा धकेला, एनर्जी इसको ट्रांसफर होगी, ये इम्बैलेंस हुआ, ये इसने इसको जो है जाके डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसे ही आपके पास वेव्स में काम होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, साथ साथ जो हमारे पास नई चीज़ें आएंगी उसको भी हम लोग देख लेंगे। मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी अशायत मतलब गुजरने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे हवा हमारे पास गैस है, पानी हमारे पास माया है, और कोई ठोस मटेरियल, ठोस को हम लोग ठोस ही कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए आपको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। वो ठोस, माया या गैस में से कुछ भी हो सकते हैं। अब कहते हैं ये वेव्स खला में सफ़र नहीं कर सकती। अब खला वर्ड क्या है, देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं अपनी ज़मीन की, ठीक है, तो ये अगर हमारी ज़मीन है तो ज़मीन के ऊपर क्या है, हवा है ना, तो मतलब वो एक गैस है। तो ज़मीन के गिर्द ना एक ख़ास रीजन के बाद यहाँ तक हो सकता है इतने ज़्यादा एरिया के अंदर ना हवा हो। उस हवा के बाद एक ऐसा हमारे पास रीजन आता है जहाँ पे कोई ठोस माया गैस नहीं होती है, ठीक है। सन और ज़मीन के दरमियान एक ख़ास हद तक तो हवा होती है, उसके बाद जो दरमियान वाली जगह होती है ना, वहाँ आपके पास किसी तरह की कोई हवा वगैरह नहीं होती है, मतलब वहाँ कोई मीडियम नहीं होता। लेकिन ये सूरज जो है ये आपको लाइट भी दे रहा है, ठीक है। रात टाइम देखिए अंधेरा बिल्कुल हो जाता है, दिन टाइम सूरज निकलता है, तो सूरज की लाइट जो होती है वो ज़मीन पे पड़ रही होती है, तो लाइट आपके पास यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तो इसका मतलब है कि लाइट जो है यहाँ तो आपके पास हवा ही नहीं है, तो खला में से गुजर रही है। तो ये तो एग्जांपल हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम ज़मीन के गिर्द वो वाला रीजन जहाँ आपके पास कोई मीडियम है वो सारा मैकेनिकल वेव में आएगा, और उससे बाहर वाला रीजन जैसे सन से लाइट आ रही है, तो ये जो खला में से गुजर के आ रही है वो हमारे पास दूसरी टाइप बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, कहता है ये वेव्स खला में से सफ़र नहीं कर सकती, मतलब ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसी सतह है जहाँ कोई मीडियम नहीं है, वहाँ से जो वेव्स पैदा होंगी वो मैकेनिकल वेव्स नहीं होंगी, बल्कि वो कौन सी होंगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। तो कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी मुंतकिल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस पर इन्हिसार करती है। मैंने आपको समझा दिया है कि एनर्जी मुंतकिल होती है, ना कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर जाते हैं, ठीक है। रस्सी की एग्जांपल बताइए ना कि ब्लैक डॉट लगा के उसको ऊपर नीचे मोशन करवानी है, तो आप देखेंगे कि आपके पास यही अगर रस्सी है तो यहाँ अगर आपने किया है ना, यहाँ आपने डॉट लगाया तो ये डॉट इधर ही रहेगा। तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ एनर्जी को जो है वो ट्रांसफर कर रही है, खुद मतलब पार्टिकल जो हैं वो मोशन कर रहे हैं। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह ठहरकर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। मीडियम के पार्टिकल हर जो है अपनी जगह पे ही है, बस एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, और इन्हीं वाइब्रेशन से एनर्जी आगे मुंतकिल होती है। मीडियम के पार्टिकल सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं और एनर्जी को आगे मुंतकिल कर देते हैं, जबकि पार्टिकल्स खुद वेव्स के साथ आगे नहीं बढ़ते। तो मेन चीज़ आपने मैकेनिकल वेव के बारे में ये याद रखनी है कि इसमें मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह पर ठहर कर वाइब्रेशन करते हैं और इन्हीं वाइब्रेशन से एनर्जी आगे मुंतकिल होती है। मेन आपको चीज़ यही बस समझ आनी चाहिए कि मीडियम के पार्टिकल्स खुद नहीं जाते, बल्कि बस एनर्जी को आगे भेजते हैं। इसे समझने का एक सादा सा तरीका है कि रस्सी के एक सिरे को ऊपर नीचे हरकत दें। आपने रस्सी को एक साइड से बांध दिया और फिर ऊपर नीचे मोशन देंगे, तो इस तरह से आपके पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी। कहते हैं
तो वेव्स रस्सी के साथ आगे बढ़ती जाएंगे। जो ही आप ऐसे करोगे ना तो ऐसे करके वेव्स ऐसे करके ना इधर जाके टकराएंगे, फिर यहाँ से टकरा के फिर वापस आपके पास आएंगे। तो आप ये देखेंगे जिस तरह आप मोशन दे रहे हैं उसी तरह वेव्स आगे को ट्रांसफर हो रही हैं। इसकी एग्जांपल्स मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल आपके पास क्या है, साउंड वेव्स। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह के करीब जो हवा है उस पर लग रहा है प्रेशर, प्रेशर लगने की वजह से जो है एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। मेरे मुंह के करीब है एयर, मतलब गैस है, तो जब मैं मेरे वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन हो रही है, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। तो मतलब इसने मीडियम क्या यूज़ किया है, एयर को। फिर पानी की वेव्स है, इसमें मीडियम क्या यूज़ हो गया, पानी। फिर रस्सी या स्प्रिंग में वाइब्रेशन, तो रस्सी आपके पास मीडियम का काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मैकेनिकल वेव्स में आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। चाहे साउंड वेव्स के लिए आप लोग ले लें हवा, पानी की वेव्स के लिए आपको पानी की ज़रूरत होगी, रस्सी या स्प्रिंग में वाइब्रेशंस के लिए रस्सी या आपको स्प्रिंग की ज़रूरत होगी। फिर जलजलों से पैदा होने वाली सेस्मिक वेव्स, अब जलजले कहाँ होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं, तो ज़मीन आपके पास इसमें मीडियम का काम जो है किरदार अदा करेगी। उसके बाद सेकेंड आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप सन से जो है वो आपके पास हीट आ रही है, ठीक है, सन से आपके पास लाइट आ रही है। तो लाइट ज़मीन के, मैंने आपको समझाया कि ये अगर ज़मीन है तो ज़मीन का कुछ हिस्सा है जहाँ तक हवा होती है, उसके बाद हवा नहीं होती, उसको बोलते हैं खला। तो सन से जो लाइट आ रही है वो खला में से गुजरती हुई, मतलब वहाँ कोई मीडियम तो नहीं ना। तो सन से जो है हमारे पास जो लाइट आ रही है आपके पास वो ज़मीन पे आ रही है, वो खला में से गुजर के आ रही है, इसके लिए आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी वेव्स आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। अब देखिए सन से और कौन कौन सी आपके पास रेडिएशंस आ रही हैं, हमारे पास अल्ट्रावायलेट आ रही है, एक्स रेज, गैमा रेज, ठीक है, बीटा रेज, ये सारी सन से आ रही है। तो ये सारी एग्जांपल्स होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैकेनिकल वेव से इसलिए मुख्तलिफ हैं। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी हम लोग पढ़ने लगे और मैकेनिकल वेव्स अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ, जिसके लिए हमें मीडियम की ज़रूरत होती है। अब कहते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये मैकेनिकल वेव्स से इसलिए मुख्तलिफ है कि इन्हें सफ़र करने के लिए किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये वेव्स खला में से सफ़र कर सकती हैं। इसी वजह से सूरज की रोशनी और दूसरी हरारती रेडिएशंस खला के ज़रिए ज़मीन तक पहुंचती हैं, ठीक है। सूरज से जो आपके पास रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे आपके पास है इंफ्रारेड रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, गैमा रेज है, बीटा रेज है, ये सारी सन से जो ज़मीन तक आ रही हैं। तो इनके दरमियान में कोई आपके पास मीडियम नहीं है, ठीक है, खाली जगह है, वहाँ हवा भी नहीं है। तो ऐसी वेव्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहते हैं ये वेव्स खला में से सफ़र कर सकती है, इसी वजह से सूरज की रोशनी दूसरी रेडिएशंस खला के ज़मीन तक पहुंचती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसालें हैं रेडियो वेव्स। अब देखिए रेडियो वेव्स आप रेडियो जहाँ मर्जी बैठ कर सुन सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपने कोई जो है अलग से वायर्स थोड़ी लगाई हुई हैं, कोई तारें लगाई हुई हैं, नहीं लगाई हुई। तो ये आपके पास रेडियो वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए आपको किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फिर माइक्रोवेव्स आपके पास हो गई, इंफ्रारेड रेडिएशन, सूरज से आने वाली जो है नज़र आने वाली रोशनी जो है जो हमें नज़र आ रही है, और अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज और गैमा रेज, इन सब के गुजरने के लिए आपको किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखें इनकी ना इसने यहाँ बनाई हुई है रेडियो वेव्स की, ये देखिए उन्होंने वेव बना के दिखाई है। फिर माइक्रोवेव्स की उन्होंने वेव बनाई है। फिर आपके पास इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के लिए उसने जो है बनाई है, एक्स रेज के लिए, गैमा रेज के लिए, इन सब के लिए उसने आपको फिगर बना के दिखाई है। अगर आप एक चीज़ नोट करें ना तो इनमें ना वेवलेंथ का फ़र्क है, ठीक है। वेवलेंथ होती है दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये आपके पास वेवलेंथ है, ठीक है। दो क्रस्ट का क्रस्ट से लेके जो लेंथ है वो आपके पास वेवलेंथ है। ये मुझे ज़्यादा लग रही है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये थोड़ी सी उससे कम है, ठीक है। ये लाइन छोटी लगी, ये बड़ी लगी है। फिर मैं इसके बाद अगर इसकी बात करती हूँ, लेट्स सपोज इसकी बात कर ली, उससे भी कम है वेवलेंथ, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल ही कम है। तो इन रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, इनकी ना वेवलेंथ का फ़र्क है, ठीक है। वेवलेंथ इसकी ज़्यादा, इसकी उससे कम, फिर कम करते करते बिल्कुल कम हो गई। ये डिस्टेंस जो है इनके दरमियान में कम है, मतलब एक दूसरे के मुकाबले में कम या ज़्यादा है। तो इनकी वेवलेंथ में तो फ़र्क हो गया। अब वेवलेंथ में फ़र्क हुआ, और दूसरी चीज़ नोट करें, एक वेव ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एक वेव जो है उसको ज़्यादा टाइम लगा बनने में। अब यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा कम टाइम लगा है, ठीक है, यहाँ थोड़ी जल्दी बन गई, यहाँ से ज़्यादा फासला, यहाँ थोड़ा कम है। फिर यहाँ देखें या यहाँ देख लें, यहाँ और थोड़ा कम टाइम लगा है। फिर यहाँ देखें, एक वेव अगर मैं यहाँ से देखती हूँ यहाँ तक बहुत कम टाइम लगा है। तो मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंजिंग है और वेवलेंथ भी चेंज है, लेकिन इनमें भले क्या चीज़ सेम होती है, इनकी स्पीड सेम होती है, लेकिन इनकी वेवलेंथ, ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है। अब इनकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसको भी देख लेते हैं।
हमने यहाँ से कहा कि ये जो हमारे पास सारी की सारी वेव्स है, इन वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में मुख्तलिफ होती है। वेवलेंथ कुछ में छोटी सी वेव बन रही है, कुछ में ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ बन रही है, तो वेवलेंथ का भी फ़र्क हो गया। और जहाँ बड़ी वेवलेंथ बनेगी वहाँ टाइम ज़्यादा लेगा। अगर टाइम ज़्यादा लेगा तो आपके पास जो है टाइम जो है अगर ज़्यादा है तो टाइम पीरियड जो होता है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो वहाँ फ्रीक्वेंसी का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देख लें कि अगर मैं इस हिस्से में देखो कितनी ज़्यादा वेव्स पैदा हो रही हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 1 वेव, 2 वेव, फिर 3 वेव्स, फिर 4 वेव्स। यहाँ 4 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। यहाँ देखें तो आपके पास सिर्फ 1 वेव, तो नंबर ऑफ वेव्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ 1 वेव और यहाँ आपके पास 4 वेव्स पैदा हो रही, तो फ्रीक्वेंसी का भी फर्क है। ठीक है, तो हमने कहा इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है, लेकिन खला में सब रोशनी की स्पीड से सफ़र करती हैं। लेकिन अगर खला में देखें जहाँ कोई मीडियम नहीं है वहाँ इनकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड, यानी जिसको हम लोग आइए देखें ना 3 लाख उसे लिखा हुआ है, देखिए 3 लाख, उसके साथ उसे किलो मीटर फी सेकंड मतलब कि पर सेकंड उसने लिखा हुआ है। अब इसको अगर किलो की जगह हम लोग पहले इन जीरो को देखें, 1 2 3 4 5 जीरो थे, तो मैंने लिखा 3 × 10 पावर 5, और किलो आपको पता है 10 पावर 3 के बराबर होता है। ये मीटर पर सेकंड, हमने मीटर पर सेकंड ऐसे रहने दिया। अब बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 10 पावर 8 हो जाएगी, मतलब 3 × 10 पावर 8। तो अगर आप किलो को ख़त्म कर लेते हैं तो आप 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं इनकी स्पीड है। इन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए अलग-अलग इनकी रेंज है। ठीक है, इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम। देखें अभी आपने किया है, पहला आपने पढ़ा है मैकेनिकल वेव्स, अब इस पहले वाले के आगे से एग्जाम आपको बोल रहे हैं। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा कि मैकेनिकल वेव्स पर जो है तफसीलन नोट लिखे। तो पहले आपने मैकेनिकल वेव्स का यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना है, उसके बाद आपने ये वाला हिस्सा छोड़ देना है। आगे फिर आप बताएंगे कि मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम, तो कौन कौन सी मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम है, 2 इसकी एग्जाम है। एक का नाम है ट्रांसवर्स वेव, एक का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल जो है व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने एक दीवार के साथ एक कील लगा के उसके साथ हमने एक रस्सी बांध दी है। ठीक है, ये मैंने इसके साथ एक रस्सी बांध दी और रस्सी का एक सिरा जो है मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया है। अब आपने बोला क्या करना है, इस रस्सी को कैसे मोशन करवानी है। इसकी मोशन ऊपर को कभी आपने करवानी है और कभी नीचे को करवानी है। मतलब कैसे, ये रस्सी है ना, तो आपने ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इस तरह की वेव्स, ये यहाँ मेरे हैंड में है। तो वैसे तो रस्सी ओरिजिनली ऐसे थी, ठीक है, रस्सी ऐसे बिल्कुल सीधी थी। अब आपने ऊपर नीचे करके उसकी मोशन करवाई तो इस तरह की उसमें वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो देखिए पार्टिकल्स कहाँ, यहाँ ऊपर को मोशन कर रहे हैं। ठीक है, रस्सी ऊपर को जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ रस्सी नीचे को आने की कोशिश कर रही है, फिर रस्सी ऊपर को जाने की कोशिश कर रही है। तो जो इसकी मीन या वस्ती पोजिशन है उससे इस मीडियम के जो ज़रात हैं या ऊपर को जा रहे हैं नीचे को जा रहे हैं। ठीक है, इसको इस तरह देखिए कि ये मीन पोजीशन थी, यहाँ पार्टिकल्स की मोशन ऊपर को जा रही है, ऊपर को हो रही है या नीचे को हो रही है। अब देखिए ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है और इस पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब परपेंडिकुलर आपके पास मोशन हो रही है। तो ऐसी मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स। इससे मतलब जो आपके पास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन एग्जाम्पल को अगर हम लोग चेंज कर दें, ये मेरे पास है एक स्पोर्ट है, कोई दीवार वगैरह, इसके सामने एक स्प्रिंग को जो है लगा दिया है। ये स्प्रिंग और ये वाला जो स्प्रिंग की हिस्सा है ये मेरे हैंड के अंदर है। ठीक है, ये मेरे हैंड के अंदर है। अब आपने पहले क्या करना है, इस स्प्रिंग को ना आगे को करने की कोशिश करना है। जब आप आगे को लेके जाओगे तो ये बिल्कुल इसके छल्ले जो है स्प्रिंग के पास हो जाएंगे, या आपने स्प्रिंग को आगे को किया है। ठीक है, ये इतना आप आगे ले जाओ, पहले उसकी लेंथ इतनी थी, अब उसकी लेंथ जो है इतनी बस बन गई हुई है। तो इस तरह की इसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें मीडियम के ज़रात ऊपर को या नीचे को मोशन कर रहे थे, इसमें मीडियम के ज़रात आप कभी आगे को लेके जाओगे कभी पीछे को लेके आओगे। ठीक है, तो जब आप वेव की ही सिमत में, जहाँ वेव्स आपके पास प्रोड्यूस होनी उसी सिमत में आप लेके जा रहे हो आगे या पीछे लेके जा रहे हो, तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव में मीडियम की जो वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मीडियम की ज़रात ऊपर नीचे को, और वेव्स आपके पास जो है
इस डायरेक्शन में जा रही होती है या इस डायरेक्शन में आपके पास जा रही होती है। मतलब कि परपेंडिकुलर यहाँ काम हो जाता है, यहाँ वेव्स भी इस साइड में, मतलब आप इसको आगे को करते जाओगे तो वेव्स अंदर वाली साइड इसी तरफ को बनती जाएंगी। आपके हाथ की मोशन, मतलब पार्टिकल्स भी उस साइड को मोशन कर रहे हैं, इस स्प्रिंग के पार्टिकल्स भी उस साइड को मोशन करेंगे, और वेव्स जो बनेंगी, जो पास पास बनेंगे, वो भी इसी साइड को बननी है। तो यहाँ पैरेलल काम होता है, यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास काम होता है। तो सबसे पहले आपने कहा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स वेव की सिमत के अमुदन वाइब्रेट करते हैं, ये अमुदी वाइब्रेशन। अब यहाँ इतनी पहले बात समझ लें, मीडियम के पार्टिकल्स, मीडियम मेरे पास क्या है, ये रस्सी है, इसके छोटे छोटे, ये जो रस्सी होती है ना, ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अब उसमें क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स वेव की सिमत के अमुदन होते हैं। अब वेव कहाँ पैदा हो रही है, अगर आपने यहाँ से आगे पकड़ा और ऐसे आगे आगे को मोशन कर रहे हो तो वेव इस साइड को प्रोड्यूस हो रही है, और पार्टिकल जो है यहाँ तो ऊपर को जा रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं। देखिए यहाँ से पार्टिकल या ऊपर को या नीचे को, तो मैंने आपको दिखाया है कि परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। वेव की मोशन किस तरफ को है, इस तरफ को, और पार्टिकल्स यहाँ ऊपर को जा रही है, नीचे को जा रही हैं। देखें, वेव आप रस्सी में प्रोड्यूस करवाओगे तो वेव इस साइड को जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल्स ऊपर नीचे मोशन आपकी कर रही है, रस्सी आपकी ऊपर नीचे मोशन कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है, अमुदन हो जाएंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स वेव की सिमत के अमुदन वाइब्रेट करते हैं। ये अमुदी वाइब्रेशंस एनर्जी के मीडियम में आगे मुंतकिल करती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया हुआ कि कभी भी वाटर जो है, वाटर खुद नहीं आगे मोशन करता है। रस्सी या रस्सी के ऊपर आपने कोई निशान लगा के एक्सपेरिमेंट किया तो वो डॉट जो है आगे मोशन नहीं कर रहा, तो मतलब पार्टिकल्स नहीं मोशन कर रहे, सिर्फ एनर्जी आगे जा रही है। तो कहते हैं ये अमुदी वाइब्रेशन जो आप ऊपर नीचे वाइब्रेशन रस्सी की करवा रहे हो, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी को मीडियम में आगे मुंतकिल करता है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को आगे मीडियम के अंदर मुंतकिल करता जाता है। रस्सी की एक पार्टिकल से दूसरी इस तरह करते करते आगे पहुंच जाती है, लेकिन पार्टिकल्स खुद वेव्स के साथ आगे नहीं बढ़ते। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि पार्टिकल्स की मोशन नहीं होती, सिर्फ एनर्जी आगे जाती है। ट्रांसवर्स वेव को देखने का सादा तरीका ये है कि रस्सी के एक सिरे को ऊपर नीचे हरकत दी जाए, वेव रस्सी के साथ उसकी सिमत में सफर करेगी, ठीक है। कहते हैं कि आपने क्या करना है कि रस्सी के एक सिरे को ना आपने ऊपर नीचे मोशन करवानी है, लेकिन आप देखोगे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, वेव किस तरह को हो रही है, उफकी सिमत में, ठीक है, इस तरफ को, मतलब ये उफकी सिमत होती है, और मुद्दी होती है ऊपर को जाना, और उफकी होती है इस तरफ को जाना। तो वेव तो आपकी उफकी सिमत में जा रही है, और जबकि पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो कहते हैं कि रस्सी के एक सिरे को ऊपर नीचे हरकत देंगे तो वेव रस्सी के साथ उसकी सिमत में हरकत करेगी, जबकि रस्सी के हिस्से जो हैं, रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं, वो अमुदी सिमत में। रस्सी के पार्टिकल्स कैसे वेव बना रहे हैं, कभी ऊपर को, कभी नीचे को, कभी ऊपर को, कभी नीचे को। तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, और वेव जो है वो उसकी जो है मोशन हो रही है। इस कहते हैं इस हरकत से दो नुमाया हिस्से बनते हैं। पहला क्रस्ट, सबसे बुलंद नुक्ता आपके पास है, ये आपकी वस्ती पोजीशन, इसके ऊपर जो वेव बनी उसका सबसे बुलंद वाला नुक्ता आपके पास क्या है, क्रस्ट है। इस वेव का भी सबसे बुलंद वाला नुक्ता आपके पास क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। और ट्रफ सबसे निचला नुक्ता, अब ये नीचे जो वेव प्रोड्यूस हो रही है इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट ट्रफ कहलाएगा, ये भी नीचे प्रोड्यूस हो रही है, इसका नीचे वाला पॉइंट ट्रफ कहलाएगा, ठीक है। कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की बेहतरीन मिसाल पानी की सतह पर बनने वाली वेव्स हैं। पानी की सतह, अब देखें ना, पानी के अंदर जब आप टुकड़ा फेंकते हो आपको लगता है थोड़ा सा पानी ऊपर को नीचे को, ऊपर को नीचे ऐसे हो रहा है, तो पानी ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, ठीक है, और वेव आगे को बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये मेरे पास टब है, और यहाँ जो है आपने यहाँ का टुकड़ा फेंक दिया तो आपको लगेगा पानी जो है ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो पानी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे मोशन करते हैं और एनर्जी आगे जाती जाती है, जिस वजह से वेव्स आगे बनती रहती हैं, ठीक है। तो कहते हैं लेकिन पानी के मालिक्यूल्स ऊपर नीचे हरकत करते हैं, वेव के साथ आगे नहीं बहते। इसकी एक और मिसाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे रोशनी, रेडियो वेव्स, एक्सरेज वेव्स हो सकती हैं, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की सिमत के अमुदन वाइब्रेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके बारे में आप लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो ये भी जो है आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जाम्पल्स है। इसमें पार्टिकल्स की मोशन और वेव की मोशन जो होता है वो एक दूसरे की अमुदी होती है। उसके बाद आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास जैसे स्प्रिंग में हमने प्रोड्यूस करवाई थी, ये मेरे पास स्प्रिंग था। अब आपने इसको जब आगे को लेके आओगे तो जो वेव्स बन रही है, जो क्लोज होकर वेव्स बन रही हैं, वो भी इस डायरेक्शन में, और जो स्प्रिंग के सारे ये वाले पार्टिकल्स, ये सारे पार्टिकल्स आगे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इधर को ही क्लोज हो रहे हैं। तो वेव भी उसी डायरेक्शन में, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए या मतवाजी हो गए, ठीक है। पैरेलल को उर्दू में मतवाजी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स इसी सिमत के मतवाजी वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स के बरअक्स, ट्रांसवर्स वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स और वेव एक दूसरे के अमुदी थी, परपेंडिकुलर थे, 90 डिग्री के जाविये पे थे। तो कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स इसी सिमत के मतवाजी वाइब्रेट करते हैं। जहाँ आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है वहाँ मीडियम के पार्टिकल्स जो है
उधर उसी साइड को वाइब्रेट करते हैं। जबकि ट्रांसवर्स वेव्स के बरकस जब पार्टिकल्स ऊपर नीचे हरकत करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स आगे पीछे हरकत करते हैं। अब कहते हैं ट्रांसवर्स वेव में क्या करते हैं, होता है आपके पास पार्टिकल्स जो है ऊपर नीचे आप मोशन करवाते हो, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आगे पीछे हरकत करते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया कि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स कभी ऊपर को जा रहे हैं, कभी नीचे को आ रहे हैं, कभी ऊपर को कभी नीचे को, और जब लॉन्गिट्यूडनल बात करेंगे तो फिर कभी आगे को जा रहे हैं, कभी पीछे को जा रहे हैं, और एनर्जी की सिमत के साथ इसी रास्ते में वाइब्रेट करते रहते हैं। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस सिमत में आपके पास वेव प्रोड्यूस हो रही है मतलब जिस सिमत में एनर्जी जा रही है उसी सिमत में वेव प्रोड्यूस हो रही है। इस हरकत से दो वाज़ेह हिस्से बनते हैं, एक कंप्रेशन यानी जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे करीब करीब होते हैं। ये देखिए इसने सिंपल सी एग्जांपल बनाई हुई है। अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे मुंह के पास जो हवा है ना, वहाँ जो है वहाँ आपके पास हवा के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं, करीब करीब आ रहे हैं, और जो दूर हवा है वहाँ पार्टिकल्स आपके पास दूर दूर है। क्यों? क्योंकि मेरे मुंह के पास जो है मेरे मतलब गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स उनकी वाइब्रेशन की वजह से हवा के ऊपर प्रेशर लग रहा है, एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं। जब करीब करीब हो तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आगे आगे जाते जाते हैं तो फिर पीछे वालों का फासला थोड़ा कम होता जाता है। तो वो जहाँ फासला कम होगा उसको बोलेंगे रेयरफेक्शन, और जहाँ फासला आपके पास ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे कंप्रेशन। तो कहते हैं कंप्रेशन जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं उसको कंप्रेशन कहते हैं, और रेयरफेक्शन जहाँ पार्टिकल्स फैलकर दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से दूर होते हैं उसको रेयरफेक्शन बोलते हैं। कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सबसे आम और अहम मिसाल साउंड वेव्स है। जब साउंड पैदा होती है, जैसे कोई शख्स अपने हाथों से ताली बजाता है, तो हाथों के करीब मौजूद हवा के पार्टिकल्स पहले आपस में धकेले जाते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं क्योंकि उन पर प्रेशर लगता है और कंप्रेशन बनती है। इसके फ़ौरन बाद ये मालिक्यूल्स फैलकर दूर हो जाते हैं। अब जब देखें ना हवा का एक पार्टिकल दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे लगा रहा है, तो फिर वह इनको फोर्स लग रही है, फोर्स लगने के नतीजे में थोड़े थोड़े दूर होते जाएंगे। ठीक है, जब दूर होंगे तो फिर इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। जब वेव हवा में आगे बढ़ती है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का यही सिलसिला साउंड को हमारे कानों तक पहुंचाता है। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे तीसरे पे लगाते लगाते हमारे कानों तक आवाज़ आ जाती है, बजाय इसके कि हवा खुद मुसलसल आवाज़ की मुंबा से सुनने वाले तक मुंतकिल हो। हवा नहीं मुंतकिल होती, बस एनर्जी हवा के जरिए जो है एक बोलने वाले से दूसरे के कान तक जो है वो ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है वेव्स की इस्तिलाहात और पैरामीटर्स। इसमें तो इस्तिलाहात और पैरामीटर्स में ये जो आपके पास डाई लाइन है ये आप लोग नहीं करेंगे। इस्तिलाहात में आपके पास कुछ ना कुछ आपको ना शॉर्ट में डेफिनेशंस पूछेगा, जैसे पूछेगा क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन करें, या एम्पलीट्यूड की तारीफ करें वेव लेंथ की। तो ये कुछ डेफिनेशंस है जो कि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रेडी करनी है। अब सबसे पहले क्रस्ट ट्रफ के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की तरफ आएंगे। ये मेरे पास एक वेव है। ठीक है, इस वेव की ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, मीन पोजीशन। इस पोजीशन से जो ऊपर आपके पास हिस्सा है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसका ये वाला पॉइंट आपके पास क्रस्ट कहलाता है, हाईएस्ट वाला पॉइंट जो है। जबकि वेव के वो वाले हिस्से जो इस मीन पोजीशन से नीचे हैं, ठीक है, वो आपके पास ट्रफ कहलाएंगे। ठीक है, इस वेव का ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, ट्रफ है। ये वाला आपके पास सारा रीजन क्रस्ट है। ठीक है, और ये वाला आपके पास क्या है, ट्रफ है। फिर ये क्रस्ट बन रहा है, फिर ट्रफ बन रहा है, फिर क्रस्ट बन रहा है, फिर ट्रफ बन रहा है। तो क्रस्ट जो है आपका मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो हिस्सा आपका क्रस्ट कहलाएगा, और मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा आपका ट्रफ कहलाएगा। बेसिकली हम इस पॉइंट को कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट को, लेकिन उसने जो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन में उसने कहा है कि इस मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका क्रस्ट कहलाता है। तो आप लोग भी इस हिसाब से देख लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्रस्ट ट्रफ की आपको समझ आ गई। फिर हम लोग वेव लेंथ की बात करेंगे। ये आपके पास कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख देती हूँ ट्रांसवर्स वेव। ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। अब इस ट्रांसवर्स वेव में आपने दो इकट्ठी हैं, दो लगातार वेव्स लेनी है। लेट्स सपोज मैं अगर ये वेव लेती हूँ, ये मेरे पास यहाँ एक वेव कंप्लीट होगी, सेकंड मेरी स्टार्ट हुई है यहाँ से और यहाँ तक आपके पास। पहली यहाँ खत्म हो रही है, दूसरी आपके पास यहाँ खत्म हो रही है। तो दोनों के आपने कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लेने हैं। कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये कि अगर इसका क्रस्ट है तो यहाँ भी आपने क्रस्ट ही लेना है। अब क्रस्ट का ये वाला पॉइंट और यहाँ ये सेम दोनों एक जैसे पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होगी उसको आप लोग वेव लेंथ मतलब कि लैम्डा का नाम दोगे। जैसे मैंने ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, मैंने ऐसे थोड़ी किया कि यहाँ से क्रस्ट पकड़ा और यहाँ से क्रस्ट। ये लगातार आपके पास वेव्स, ये लगातार होनी चाहिए। ये इसके फ़ौरन बाद ये वाली आ रही है, तो इन दोनों के ये जो आपके पास क्रस्ट के दरमियान जो फासला है इसको हम लोग कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कंप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरे पास एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट के साथ मैंने एक स्प्रिंग जो है ना, हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, और इस स्प्रिंग की एक साइड जो है वो हमने क्या की हुई है,
अपने हाथों में जो है वो होल्ड की हुई है। अब हमने क्या करना है, इस स्प्रिंग को ना आगे को या पीछे को मोशन करवाना है। अगर मैं आगे को मोशन करवाऊंगी तो यही स्प्रिंग जो है बिल्कुल पास पास इसके छल्ले आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके बांध जाएगा। ये मेरा हैंड है, ठीक है। और अगर इस स्प्रिंग को जो है पीछे की बजाय हम लोग उस साइड को डायरेक्ट खींचना शुरू कर दें तो ये थोड़े छल्ले जो हैं इसके और खुल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास एक ये वेव्स का एक सिलसिला जनरेट हो गया। अब ये वाली वेव्स का सिलसिला जहां आपके पास छल्ले एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब होते हैं, ये कहलाता है कंप्रेशन। क्या कहलाता है? कंप्रेशन। और वो वाला रीजन जहां वेव्स के छल्ले एक दूसरे से दूर होते हैं वो आपके पास कहलाता है रेयरफेक्शन, ठीक है। तो समझ आ गई, कंप्रेशन में जो है आपके पास जो आपके पास स्प्रिंग के छल्ले जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं और रेयरफेक्शन में करीब करीब होते हैं। अब दो, अगर आप इसमें देखें, दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस ले लें, ये मेरे पास एक कंप्रेशन, एक ये कंप्रेशन, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये भी वेवलेंथ कहलाती है। तो रीडिंग करते हैं, बाकी चीज़ें आपको साथ साथ जो है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स वेव में पैदा होती है। तो हमने कहा क्रस्ट ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा है जो वस्ती पोजीशन, जो मतलब उसकी दरमियान वाली जो सेंटर वाली लाइन है, या ये जो आपके पास पोजीशन है, इस वस्ती पोजीशन से ऊपर होता है। क्रस्ट जो है ऊपर होता है और ट्रफ मैंने बताया नीचे होता है। ये वेव का सबसे बुलंद नुक्ता होता है। साथ ही बता दिया कि इस वेव का सबसे बुलंद वाला पॉइंट जो है आपके पास क्या होगा? क्रस्ट होगा। और ट्रफ जो है वेव का सबसे नीचे वाला पॉइंट कहलाएगा। कहते हैं ट्रफ ट्रांसवर्स वेव का वो हिस्सा है जो वस्ती पोजीशन से नीचे होता है और ये वेव का सबसे निचला नुक्ता होता है। उसके बाद कंप्रेशन आपके पास क्या है? कंप्रेशन आपके पास मैंने यहाँ आपको समझा दिया कि जहाँ आपके पास ये जो छल्ले जो है करीब करीब होते हैं ये कंप्रेशन, और जहाँ दूर दूर होते हैं वो रेयरफेक्शन होती है। तो कहते हैं कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का हिस्सा है जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स आपस में बहुत बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है। अगर मैंने मीडियम लेट्स सपोज हमने लिया स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में जो छल्ले थे वो बहुत करीब करीब थे, तो मतलब मीडियम के पार्टिकल्स करीब करीब हों तो वहाँ आपके उसको कहते हैं कंप्रेशन। अब जहाँ करीब करीब होंगे वहाँ आपके पास कैसे करीब है? देखिए ना, स्प्रिंग है, इतना ज़्यादा बड़ा स्प्रिंग है, उसको मैं अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊंगी, मतलब प्रेशर लगाऊंगी, तो वो छल्ले एक दूसरे के करीब करीब आएंगे ना। तो अगर करीब करीब आ गया कंप्रेशन, वहाँ मतलब प्रेशर ज़्यादा है, जिसके बायस ज़्यादा प्रेशर होता है। और रेयरफेक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा जब पार्टिकल्स फैलकर दूर दूर हो जाते हैं, मतलब कि वहाँ आपके पास प्रेशर कम होता है। अब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड होता है आपका मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। देखिए, ये अगर हम लोग देखें इस वेव की बात करते हैं तो मीन पोजीशन तो आपके पास ये वाली लाइन जो है ये मीन पोजीशन है। यहाँ से इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखिए, ये इतना डिस्टेंस बन है। यहाँ से इस पॉइंट तक देखें इतना डिस्टेंस बन है। यहाँ से इस पॉइंट तक देखें ये डिस्टेंस बन है यहाँ से। तो जो सबसे ज़्यादा आपका डिस्टेंस बनेगा ना मीन पोजीशन से, अगर यहाँ आपके पास सबसे ज़्यादा बन है तो वो आपके पास ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। मतलब मीन पोजीशन से, इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो ज़्यादा यहाँ डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ और थोड़ा ज़्यादा है, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, यहाँ आकर सबसे ज़्यादा, जहाँ ये मेरा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो हमने कहा एम्पलीट्यूड के किसी भी पॉइंट का इसके असल मुकाम से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट, मतलब कि अगर आपके पास ये यहाँ आपके पास यहाँ इस पॉइंट की बात करते हैं, इसके ऊपर वेव बन रही है, तो जो मैक्सिमम आपके पास डिस्टेंस होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। एम्पलीट्यूड इस वेव की एनर्जी की मिकदार को जाहिर करता है कि इस वेव की एनर्जी कितनी, जितनी बड़ी वेव बनेगी उतनी एनर्जी ज़्यादा, जितनी छोटी सी वेव बनेगी उतनी एनर्जी आपके पास कम होगी, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल है ना, ये बड़ी सी वेव बनी है तो मतलब एनर्जी इस वेव की ज़्यादा है, और ये छोटी सी वेव बनी है तो एनर्जी इसकी कम है। उसके बाद मैंने वेवलेंथ बता दी कि दो क्रस्ट के दरमियान वाला जो डिस्टेंस है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाएगी, या दो कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है, या दो रेयरफेक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास वेवलेंथ कहलाती है। तो वेवलेंथ की यहाँ से आप डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर लेट्स सपोज हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास ये मीन मेरे पास पोजीशन है, इस पर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन टाइम आपने इस पर फिक्स कर लेना है कि 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर लेट्स सपोज कि मेरे पास ये इतने हिस्से की मैं बात करती हूँ, इसमें ना वेव्स प्रोड्यूस हुई, बड़ी बड़ी हो रही हैं, तो ये जी इतनी एक वेव प्रोड्यूस हुई है। 1 सेकंड के अंदर आपने बताना है वेव्स कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, तो यहाँ तो 1 हुई हैं। लेकिन अगर हम लोग छोटी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, टाइम फिर आपने 1 सेकंड ही लगाना है, इस पर छोटी छोटी वेव्स प्रोड्यूस है, ऐसे छोटी छोटी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हो सकता है ज़्यादा हो जाए। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गई, फिर यहाँ तक दूसरी वेव कंप्लीट, यहाँ तक तीसरी और 4। तो 1 सेकंड के अंदर जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, इसमें सिर्फ 1 वेव प्रोड्यूस हो रही थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 होगी। इसमें आपके पास 4 आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज,
ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी कहा कि नंबर ऑफ वेव्स कितने टाइम में, पर सेकंड में, पर सेकंड में, एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब नंबर जब काउंटिंग हम करते हैं उसका यूनिट कोई नहीं होता, तो इसकी जगह तो मैं ऊपर बस 1 लिखने लगी हूँ क्योंकि इसका यूनिट कोई नहीं है। यूनिट की हम लोग बात करने लगे हैं। पर सेकंड, सेकंड हमारे पास इसको एस के साथ जाहिर करते हैं। अब एस की पावर यहाँ 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एस पावर -1 बन जाएगी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड, यहाँ जिसको हम लोग फिजिक्स में कहते होते हैं HERTZ, हर्ट्ज। ठीक है। Z के साथ भी इसको डिनोट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई कि टाइम एक सेकंड के अंदर जितनी मर्जी वेव्स बन जाए, वो जितनी वेव्स बनेंगी वो आपके पास फ्रीक्वेंसी, उनकी तादाद जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब फ्रीक्वेंसी का उलट भी एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी में आपने टाइम को फिक्स रखना होता है 1 सेकंड, लेकिन उसमें टाइम पीरियड में आपने उलट करना होता है। आपने टाइम पीरियड में कहना था सिर्फ एक वेव बने। अब सिर्फ एक जो वेव बनेगी वो कितना टाइम लेती है, उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आपने कहा जितनी मर्जी वेव्स बन जाए, बस टाइम 1 सेकंड होना चाहिए। इसमें टाइम फिक्स किया और टाइम पीरियड में आपने वेव फिक्स कर देनी कि सिर्फ एक वेव जो बन रही है वो कितने टाइम में बन रही है, वो आपके पास टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है। तो टाइम पीरियड टी जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। जब एक दूसरे के उलट हो ना, टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का उलट है, उलट हो तो उसको 1/f करके लिखते हैं। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी का भी जो है फार्मूला निकाल सकते हैं। f उस साइड पे ले जाएं और t को जो है 1 के नीचे ले आएँ। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अगर आपने निकालना हो तो आप इन दोनों फार्मूलों से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपके पास है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक ख्याली सतह है, ये हकीकत में नहीं, एक ख्याली है, हमारी एक सोची हुई सतह है जिस पर तमाम पॉइंट्स एक ही वाइब्रेटरी फेज में होते हैं। मतलब देखिए, आपने ये मेरे पास एक वेव आई, उसके बाद फिर इसके नीचे दूसरी वेव आई, फिर इसके नीचे तीसरी वेव्स है। सब की सब वेव्स की डायरेक्शन एक तरफ को होगी। मतलब अगर सारी वेव्स इस तरफ को बन रही हैं, मतलब यहाँ से मोशन करते करते इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी डायरेक्शन भी एक आपके पास सेम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि इनका डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ मीन पोजीशन बनाती हूँ तो ये वाला डिस्टेंस जो है, और फिर जब दूसरी वेव का जो है मीन पोजीशन बनाऊंगी फिर जो डिस्टेंस आएगा, फिर आपके पास तीसरी वेव का जब मैं मीन पोजीशन बनाऊंगी तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी आपका सेम होना चाहिए, इसके साथ डायरेक्शन सेम हो तो फिर हम कहते हैं ऐसी वेव को, ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट है। उसके बाद लास्ट पे आपका एक रह गया वह वेव स्पीड या वेव की मसावात। ये शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पे आता है कि साबित करें कि v बराबर होता है f लैम्डा के। ठीक है। ये आपको देता है क्वेश्चन के अंदर, वो आपने ये सारा काम करना होता है। अब देखिए स्पीड का फार्मूला अगर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही करवाती हूँ, हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा हुआ है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। स्पीड हम v की बात करते हैं, स्पीड हमारे पास होती है डिस्टेंस जिसको s के साथ जाहिर किया जाता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम लोग वेव्स की बात कर रहे हैं तो वेव के डिस्टेंस को हमने कहा है कि वेव लेंथ लैम्डा का नाम देते हैं। ठीक है। तो s को मैं लैम्डा के साथ चेंज कर दूंगी और एक वेव के लिए जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड मतलब कैपिटल T से जाहिर करते हैं, तो मैंने इसको कैपिटल T लिख दिया। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, ये v ऐसे लिखा, इस लैम्डा को अभी नहीं आपने लिखना, लैम्डा को आपने इस बटे से या इस फ्रैक्शन से साइड पे आपने लिख दिया लैम्डा को, और यहाँ देखिए नीचे t, ऊपर मैंने खुद से 1 लगा दिया। अब 1/t मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल उल्टा जो होता है वो टाइम पीरियड होता है, तो इसकी जगह मैं f लिख सकती हूँ। तो v = f लैम्डा। ऐसे 3-4 स्टेप्स में आपने जो है इसको बता देना। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज और वेवलेंथ होती है मीटर में। आपने कहना v मेरे पास एक जो है वेव की स्पीड है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। तो ये कुछ चीज़ें आपने यहाँ से जो है वो सारा पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है 12.4 वेव्स की खसूसियात। अब जो देखें वेव्स जो है हमें बेसिकली 3 तरह की खसूसियात दिखाती हैं, या रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अकर होता है उनमें, या रिफ्रैक्शन का या डिफ्रैक्शन का। तो यही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट में आपने कहाँ तक लिखना है, आपने यहाँ से लिखना है कि वेव्स की खसूसियात में से एक ये है कि वो मुख्तलिफ हालात में क्या तर्ज अमल दिखाती हैं, ख़ास तौर पर जब इन्हें रुकावट मिले या वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल हों। वेव्स के ये तर्ज अमल आमतौर पर 3 बुनियादी अमलों में नजर आते हैं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। यहाँ तक आप बस लिखेंगे। आपने कहना है कि वेव जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, लेट्स सपोज आपने देखा होगा कुछ इलाके होते हैं साहली इलाके, ठीक है, दरियाओं वगैरह के पास, वहाँ मिट्टी बड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से जब वो उस दरिया में से पानी बहता है जो मिट्टी की तरफ जाता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाता है, तब उसका जो फिनोमेना है या तब उसमें रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्शन होती है, वो हमने देखना है। या फिर आप दूसरा ये चीज़ ले सकते हैं
कि आप कोई भी वेव है उसके रास्ते में आप कोई रुकावट रख रहे हैं। जब रुकावट रखते हैं तब कौन सा फिनोमेना होता है। तो ये चीज़ें हमने आज जो है इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने थोड़ा सा लिख के उसके बाद 3 हमने बेसिक का है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। हमने 12.1 वाला इसी वीडियो में जो लेक्चर किया है उसमें मैंने आपको रिपल टैंक के बारे में सारा समझाया कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने एक शीशे की ट्रे रखी हुई है, उसके अंदर वाटर है। फिर यहाँ हमने एक तख्ती का जो है एक तख्ती का टुकड़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक मोटर, ये ब्लैक कलर की जो है मोटर नजर आ रही है, हमने मोटर लगाई, ठीक है। और इसके साथ एक हमने स्टैंड लगाया ताकि हम लोग एक लाइट लगा सकें, ठीक है। मोटर को भी स्टैंड के साथ थोड़ा सा अटैच हमने किया और एक हमने बल्ब लगाया हुआ है ताकि जब हम जो ही इस मोटर को चलाएं तो ये आपके पास तख्ती की वाइब्रेशन होगी। जाहिर है तख्ती के ऊपर अगर आप मोटर रख रहे हैं, जिनके घरों में मोटरें लगी हुई हैं, अब तो मिसाइल आ चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के घरों में मोटरें हैं वो देखेंगे कि जब मोटर चल रही हो तो वहाँ बड़ी वाइब्रेशन होती है। अब वाइब्रेशन होगी तो आपका ये तख्ता वाइब्रेट करेगा। ये तख्ता आपने जो है पानी के साथ ये मस हो रहा है तो यहाँ से पानी में वाइब्रेशंस होंगी जिस वजह से पानी में वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ऊपर आपने लैंप जो ही ऑन करेंगे तो ये वाली वेव्स जो है इस टेबल के नीचे आपने एक वाइट कलर की शीट रखनी है। जिस तरह की पानी के अंदर वेव्स पैदा हो रही है ये नीचे आपको शीट पे नजर आएंगी। तो ये सारा हमने जो है रिपल टैंक के बारे में पढ़ लिया है। इस टॉपिक में वेव की नेचर देखने के लिए कि रिफ्लेक्शन कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही है, डिफ्लेक्शन कर रही है, तो उसमें आपने बोला क्या एक चीज़ की एडिशन कर देनी है। पहले तो आपने बस टेबल के अंदर पानी रखा होता, अब पानी के साथ आपने एक रुकावट रख देनी है, ऑब्स्टिकल रख देना है, ठीक है। एक रुकावट रख देनी ताकि ये जो वेव्स ब्लैक कलर की बन रही है ये आती आती जब यहाँ इसके साथ टकराएंगी तो वो क्या कैसा फिनोमेना शो करेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए अब वेव की रिफ्लेक्शन क्या होती है आपके पास। रिफ्लेक्शन होती है कि एक मीडियम में अगर वेव्स पैदा हो रही हैं और उनके रास्ते में आपने इस तरह की कोई भी रुकावट रख दी हुई है तो जब ये रुकावट के साथ टकराएंगे तो टकरा के इन्होंने वापस मुड़ना है। अब वापस फिर देखे ना इसके साथ आके टकराएंगे और टकराने के बाद फिर वापस इसी मीडियम के अंदर अगर जा रही हैं, जाहिर है इधर टेबल के अंदर आपने ट्रे रखी हुई है, उसके जो है साइड्स पे किनारे हैं, पानी बाहर तो जा नहीं सकता है, तो इसके साथ टकरा के फिर दोबारा इसने इसी मीडियम के अंदर आ जाना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और किसकी रिफ्लेक्शन हो रही है? इन वेव्स की। ये वेव्स आके टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें वेव्स को जब किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है उससे टकरा के दोबारा फिर अपने पहले वाले मीडियम में वापस चली जाती हैं तो ये आपके पास कहलाता है वेव्स की रिफ्लेक्शन। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब वेव्स किसी सतह से टकराती हैं, सतह हमने खुद रखनी है, ठीक है, उससे टकराती हैं और वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। मतलब इस मीडियम, ये वाटर आपके पास मीडियम था, इस मीडियम में से आती आती इस रुकावट के साथ टकराई और फिर वापस वाटर में चली गई। तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं, इस तरह की रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं वेव्स की रिफ्लेक्शन, ठीक है। कहते हैं ये तर्ज अमल रिपल टैंक में बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाया जा सकता है। रिपल टैंक वाला अगर आप लोग एग्जाम्पल ले लेते तो उसमें ये सही तरीके से आपको नजर आएगा। उसके बाद कहता है जब मोटर से जुड़ी हुई बाड़, मोटर के साथ जो ये आपने लकड़ी लगाई हुई है ना, जिस लकड़ी के ऊपर आपने मोटर रखी हुई उस लकड़ी को हम लोग बाड़ कहेंगे। तो कहता है जब मोटर से जुड़ी हुई बाड़ पानी में सीधी वेव्स बनाती हैं। अब मोटर आपने चलाई, उसके साथ बाड़, लकड़ी का तख्ता लगा हुआ है जिसको हम लोग बाड़ कह रहे हैं, उससे जो वेव्स वो जब मतलब वाइब्रेट करेगी तो उससे आपके पास वेव्स पैदा होनी है और ये वेव्स टैंक में सफ़र करती हैं। फिर ये इस टैंक के, इस रिपल टैंक के या इस टेबल के ऊपर जो है सफ़र करती हुई आगे को आती जाएंगी, ठीक है। सफ़र करती हुई किसी रुकावट से टकराती है। अब रुकावट हमने खुद रखी हुई है इस तरह की, ठीक है, तो वो सतह से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसके साथ टकरा के दोबारा इन्होंने वापस को जाना है, ठीक है। कुछ जो है पानी या पानी की कुछ वेव्स जो हैं थोड़ी सी इस साइड को होंगे, कुछ वापस आपके पास बेंड हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है, जिस तरह आपने ये रखा हुआ है ना, ये रुकावट रखी हुई है, इस रुकावट के बिल्कुल 90 डिग्री पे आपने एक लाइन खींचनी होती है। कुछ लाइन इस तरह से आपके पास आएगी, ठीक है। अब जो वेव्स आ रही थी स्टार्ट में आ रही थी, आके जब इसके साथ टकराई तो तब आपने एंगल चेक करना है, उसका कितना एंगल है। हो सकता है 50 डिग्री हो, 57 डिग्री हो, कुछ उसका एंगल होगा, ठीक है। इस लाइन के साथ जो वेव्स आ रही हैं वो कुछ एंगल पे आके टकराएंगी, वो आपका एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है, जिसको आई के साथ जाहिर करोगे। और फिर कुछ वेव्स का हिस्सा इस साइड को भी तो मुड़ना है ना, कुछ वापस कुछ इस साइड को आएगा, ठीक है। तो जो इस साइड को आपके पास हिस्सा है वो भी देखें, ये जो नीचे को वेव्स आई इसका भी एंगल आपने इसके साथ चेक कर लेना है। आप लोग चीज़ नोट करोगे कि जितने एंगल के साथ आके इंसिडेंट होती हैं इस लाइन के साथ, नॉर्मल लाइन के साथ, उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होती हैं। मतलब कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होती है और ये आपके पास इसको बोलते हैं
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन का कानून। रिफ्लेक्शन का कानून क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो कहते हैं वेव जिस एंगल पर रुकावट के साथ की तरफ आती हैं, जिस एंगल के साथ आएंगी उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब वेव जिस एंगल के साथ रुकावट की तरफ आएंगी उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जिस एंगल पे ये टकरा के मुड़ेंगी वो आपका एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, और कहता है और जिस एंगल पर वापस जाती हैं इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये दोनों एंगल्स हमेशा बराबर होती हैं। चीज़ ये याद रखनी है कि एंगल्स जो हैं टकराने का और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों ही बराबर होते हैं, और इसी असूल को रिफ्लेक्शन का कानून कहा जाता है। इसके मुताबिक एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आएगा कि रिफ्लेक्शन का कानून बताएं, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है। ठीक है, अब देखिए वेव की रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन इसने अलग से भी बताई हुई है, स्टार्ट में भी बताई थी, अब अलग से भी बता दी है। रिफ्लेक्शन वो अमल है जिसमें वेव्स किसी दूसरी सतह से टकराकर, मतलब किसी दूसरी सतह किसी रुकावट से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट आती है। ये खासियत तमाम किस्म की वेव्स में पाई जाती है, जैसे पानी की वेव्स, रिपल टैंक वाला एक्सपेरिमेंट आपने देखा। फिर जहाँ नई नई इमारतें बनी होती हैं वहाँ अगर आप लोग बोलते हैं तो आपकी साउंड टकरा के वापस आती है, जिसको हम लोग गूंज कहते हैं, इको कहते हैं। तो कहते हैं साउंड वेव्स मसलन इको। फिर रोशनी की वेव्स, आप क्या करें, आप ट्यूबलाइट लें, एक शीशा सामने रखें और उसके अंदर लाइट को फेंकें, उसके ऊपर लाइट गिराएं, तो आप देखेंगे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आपको नजर आएगी। ठीक है, तो ये पानी की वेव्स पे, रोशनी की वेव्स पे या साउंड वेव्स में आप रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेव की रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के फिनोमेना भला कब होता है, जब मीडियम चेंज होता है। देखें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कहीं दरिया है, उसके पास साहली इलाका है जहाँ मट्टी वगैरह ज़्यादा है। अब आपने अक्सर ड्रामों में या खुद अगर आप लोग गए हुए हो दरियाओं पे, तो पानी क्या करता है, पानी जो है मतलब समुद्र में से पानी क्या करता है, समुद्र की सतह से आहिस्ता से ज़मीन की तरफ आता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि समुद्र की सतह से जब इस ज़मीन की तरफ आ रहा हो तो पहले बड़ी उसकी स्पीड होती है, लेकिन जो ही ज़मीन पे आता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। वो असल में मीडियम चेंज करता है। ठीक है, दरिया में जो पानी है उसका मीडियम क्या है, वो दरिया वाला पानी जो है मीडियम है, लेकिन जो ही वो ज़मीन पे आ जाता है फिर मीडियम ज़मीन बन जाता है आपके पास। तो मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दरिया से ज़मीन की तरफ जब आता है तो स्पीड स्लो होती है आपके पास। ठीक है, अब देखें जब आपके पास मीडियम चेंज होता है तो दो चीज़ों में चेंजिंग आती है। सबसे पहले इसकी स्पीड बदलेगी। अब स्पीड बदलने का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको ये काम आएगा। देखें ये अगर मेरे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास दरिया है, ठीक है, ये दरिया है और यहाँ हमारे पास ना ज़मीन है, ठीक है, मट्टी वगैरह है। यहाँ से जब वेव्स ट्रेवल करती करती इसके साथ टकराती हैं, ठीक है, इस फ्लोर के साथ टकराती हैं, तो यहाँ टकराने की वजह से इनको थोड़ी सी रुकावट ही है ना एक तरह की। मतलब यहाँ आपके पास डीप वाटर, ज़्यादा गहरा पानी होता है, गहराई होती है, और ज़मीन पे गहराई इतनी नहीं होती है। तो यहाँ इनको ना थोड़ी रुकावट, यहाँ इनको थोड़ी रुकावट मिलती है। रुकावट मिलने की वजह से ना इनकी स्पीड जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ आ रही होती है, अब स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। देखिए ना आप भाग रहे हैं, आगे आपके कोई इंसान खड़ा हो जाता है आपको रोकने के लिए, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। या अगर कोई चेयर आगे पड़ी हुई है तो आप जाके उसके साथ टकरा सकते हो। ठीक है, टकराओगे तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ आके स्पीड फिर इनकी क्या होती है, कम होती है। तो एक इनकी स्पीड कम होती है, दूसरा जो है ना आप नोट करोगे कि ये थोड़ी सी ना इनकी बेंडिंग भी होती है, थोड़ी सी जो है अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करती है टकराने की वजह से। ठीक है, तो आपके पास जब मीडियम चेंज हो, ठीक है, मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड भी आपके पास चेंज होगी और उसके साथ आपके पास क्या होगी, सिमत भी चेंज होगी। तो इस तरह की जो आपके पास वेव का फिनोमेना होता है वो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना होता है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर येलो वाली पढ़ लेंगे। हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन इस वक्त होती है जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे दरिया से ज़मीन की तरफ आती हैं, ठीक है, मीडियम में दाखिल होती हैं, अपनी स्पीड बदलती है। स्पीड क्यों बदलती है, स्पीड इनकी कम क्यों होती है, उसकी रीज़न मैंने बता दी कि क्यों, क्योंकि दरिया का जो बेड वाला हिस्सा है, फ्लोर वाला हिस्सा है, जैसे ये हमारा रूम है, रूम का जो फर्श है वो हमारे पास फ्लोर है, ऐसे ही दरिया गहरा है आपके पास, गहरा है, लेकिन ऊपर वाला पानी जो है, फ्लोर वाला पानी जो है, जो ही किनारे के साथ आएगा तो उसको रुकावट थोड़ी महसूस होती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, साथ ही उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये देखिए सीधी सीधी आपके पास लहरें आ रही थी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी इनकी डायरेक्शन चेंज हुई है। ठीक है, इसके साथ इनकी स्पीड भी कम हुई है।
यहाँ भी उसने वही लिखी है, बाद में पढ़ते हैं, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। जब पानी की वेव्स गहरे हिस्से से कम गहरे वाले हिस्से में दाखिल होती हैं तो वो सुस्त हो जाती है, मतलब उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो मुड़ जाती है। इसी तर्ज अमल को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये भी डेफिनेशन का हिस्सा है। कहते हैं इस अमल के दौरान वेव की स्पीड मजीद बदलती है लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहती है। अब आपसे कोई पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी क्यों वही रहती है, तो स्पीड हालांकि कम हो रही है। देखें वेव्स किस चीज़ से पैदा हो रही हैं। अगर मैं रिपल टैंक की एग्जांपल ले रही हूँ तो ये मोटर जो है ये वेव्स पैदा कर रही है। मोटर की स्पीड कम ज़्यादा तो नहीं ना होती जब वो चलती है, स्पीड उसकी सेम रहती है। तो जिस मीडियम से आपके पास जिस वजह से वेव्स पैदा हो रही हैं वो मीडियम की फ्रीक्वेंसी ही असल में उस वाटर की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ अगर आपके पास वेव्स पैदा हो रही हैं, हो सकता है समुंदर के अंदर किसी वजह से कोई जो है कोई ज़लज़ला वगैरह आया हो जिस वजह से वेव्स पैदा हो रही हैं, ठीक है। अक्सर यही होता है, 2-3 काम हो सकते हैं। या ज़मीन के अंदर, जैसे ज़मीन के ऊपर वो आता है ना, सैलाब आता है या ज़लज़ला आता है, ऐसे ही दरिया के अंदर जो ज़मीन है, दरिया के नीचे जो ज़मीन है वहाँ भी ज़लज़ला आ सकता है, उस वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या होगा आपके पास कि कहीं दरिया है और उसके पास जो है ऊंची पहाड़ी है और पहाड़ी के बड़े बड़े ढेले जो हैं वो, मतलब पहाड़ी के आहिस्ता आहिस्ता पत्थर जो है वो नीचे गिरते गिरते दरिया के अंदर चले गए, वहां से भी सुनामी पैदा हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिस वजह से हमारे पास जो है इस तरह की वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं। अब देखें जो जिस वजह से आपके पास वेव जनरेट हो रही है वो सोर्स तो नहीं ना चेंज होता है। अगर ज़मीन के अंदर जो है ज़लज़ला आ गया तो वो ज़मीन वो सोर्स उस सोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी पैदा हो रही है। जब उस ज़लज़ले की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही तो आगे आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। फ्रीक्वेंसी ये आपके पास डीप और शैलो, गहरे और कम गहरे पानी पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कि फ्रीक्वेंसी जनरेट कैसे हो रही है। जैसे पानी की मोटर जो है उसकी वाइब्रेशंस की वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पैदा हो रही हैं, ठीक है। अब 1 सेकंड के अंदर मोटर की स्पीड तो वही है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा वही रहती है क्योंकि वेव्स गहरे पानी में तेज, जहाँ गहराई ज्यादा होती है वहां पानी, ये देखे ना, ये इतना समुद्र है जितना मैं आपको हाथ से बता रही हूँ, ठीक है। इसमें वेव्स को ज्यादा जगह मिल जाती है, लेकिन आहिस्ता से जब वो कम गहरे पानी की तरफ जाता है तो उसको जो है जगह कम मिलती है। इसके साथ ये है कि कम गहरे पानी जमीन पे आएगा तो जमीन जो है उसको फ्रिक्शन की फोर्स भी लगा रही है, रोकने की कोशिश भी कर रही है। तो यहाँ स्पीड ज्यादा होती है, यहाँ आपके पास कम होती है, ठीक है। तो कहते हैं वेव्स गहरे पानी में तेज और कम गहरे पानी में आहिस्ता चलती हैं, इसलिए सिमत में नुमाया तब्दीली नजर आती है। जब वेव फ्रंट्स ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होती है, जब वेव फ्रंट्स ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होती हैं तो वो मुड़ जाती हैं और कम गहराई में वेवलेंथ छोटी होती है। अब वेवलेंथ क्यों छोटी होती है ये चीज़ भी आप लोग नोट करें। आप लोग अगर देखें ना तो ये गहरा पानी है जो उसने ब्लू ब्लू से जाहिर किया, इनकी वेवलेंथ मतलब दो वेव्स के दरमियान की जो लंबाई होती है वो वेवलेंथ कहलाती है लैम्डा। यहाँ आपको ज़्यादा नजर आ रही है और यहाँ आपको कम नजर आ रही है। अब उसकी रीज़न वही सेम है कि जब ये दरिया गहराई से कम गहरे की तरफ जाता है तो ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ी रुकावट उसको महसूस करवाता है। तो ये स्पीड पहले ज्यादा होती है, जो ही रुकावट उनको मिलती है तो स्पीड उनकी कम होती है। अब स्पीड कम हो जाएगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता वेव्स एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जब करीब आएंगे तो इनके दरमियान वाला डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से डिस्टेंस ये कम हो गया तो वेवलेंथ कम हो गया। यहाँ डिस्टेंस ज्यादा था, ये इनकी स्पीड ज्यादा थी, ज्यादा स्पीड के साथ जो है वेव्स ट्रेवल कर रही थी तो उनके दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा था। और यहाँ स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम हो गया, इसलिए इनकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो लास्ट पे यही लिखा हुआ है, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किसी एंगल पर दाखिल होती है तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों बदलती हैं। वेवलेंथ हमने यहाँ पढ़ा कि वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और स्पीड पहले ज्यादा होती है और कम बाद में कम हो जाती है। तो दोनों बदल गई, इसी वजह से वेव की सिमत तब्दीली हो जाती है। इस अमल को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप कर सकते हो। वही पॉइंट्स है उसमें, मेन चीज ये याद रखनी है, गहराई में स्पीड भी ज्यादा होती है, गहराई में वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। दोनों पॉइंट समझ आ गए कि स्पीड प्लस वेवलेंथ गहराई में ज्यादा होती है। फिर जब कम गहरे की बात करते हैं तो यहाँ स्पीड भी कम और वेवलेंथ भी आपकी शॉर्टर हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेव्स की डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब जब डिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है ना, इस फिनोमेना को आपने समझना है तो उसके लिए बेहतरीन आपके पास एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज पानी की ही वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ना समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है, पानी की वेव्स आपके पास है, ठीक है। यहाँ मेरे पास पानी की वेव्स आ रही हैं, ये चले हम पानी की वेव्स बना रहे हैं। अब इन वेव्स के रास्ते में ना आपने एक रुकावट रख देनी है, ठीक है।
अब जब इन वेव्स के रास्ते में आप रुकावट रखोगे तो ये पानी की वेव्स हैं। तो जब इन्होंने इस साइड पे आना है तो ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ, तो इनको रुकावट इस हिस्से में, तो इनको रुकावट यहाँ से फील हो रही है, और यहाँ भी आपके पास रुकावट है तो इस हिस्से को भी रुकावट फील होगी। तो इस पानी ने इसमें से ना इस तरह से बेंड होके इसकी बेंडिंग होनी है, ठीक है, मुड़ना है, मुड़ के और फिर इसके साथ इन्होंने फैलते जाना है। तो इस तरह का फिनोमिना जहाँ वेव्स आपके पास थोड़ा मुड़ती भी है, मतलब उनकी बेंडिंग भी होती है, और उसके साथ स्प्रेड मतलब फैलती भी है, इस तरह का वेव्स का जो फिनोमिना होता है, ये इस तरह की वेव्स की जो खसूसियत होती है उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो देखिए कहते हैं डिफ्रैक्शन इस अमल को कहते हैं जिसमें वेव्स किसी तंग स्लिट या दर्ज, स्लिट का मतलब होता है रुकावट, जो अभी हम लोग रुकावट रख रहे हैं, यहाँ देखिए मैंने ये वाली रुकावट रखी हुई थी, ठीक है, से गुजरते हुए या किसी रुकावट के गिर्द मुड़ कर फैलते हैं। पहले उन्होंने मुड़ना है, मुड़ने के बाद फिर उन्होंने फैलते जाना आगे। देखिए यहाँ मैंने आपको इसी तरह शो करवाया, यहाँ ये मुड़े और साथ ही फैलते जा रहे हैं। तो अगर मुड़े भी और फैले भी तो फिर ये तर्ज अमल पानी की वेव्स में बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाया जा सकता है। इस स्लिट के साइज के मुताबिक डिफ्रैक्शन की मिकदार बदलती है, मतलब जहाँ आपके पास जो है मुड़े भी फैले भी वो आपके पास वेव की डिफ्रैक्शन कहलाती है। अब डिफ्रैक्शन जो है किस तरह, कब डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी कब कम होगी, ये डिपेंड करती है कि आपने ये जो वेव्स पैदा हो रही हैं इनके दरमियान वाला फासला, ये वाला फासला, और जो आपने 2 स्लिट रखनी है वो फासला कितना रखते हो। अब 3 तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, इसको रेज करते हैं और बनाते हैं। अब देखिए 3 तरह की मैंने फिगर बनाई है। पहली फिगर बनाई है जिसमें ये स्लिट्स या जो रुकावट है उनके दरमियान वाला डिस्टेंस आपको ज़्यादा लग रहा है किसके मुकाबले में, इन 2 वेव्स के दरमियान वाला फासला। देखिए ना, इनके दरमियान में बस इतना सा फासला और ये बहुत ज़्यादा फासला है। अब जब आपके पास पहला केस है कि जब स्लिट्स का फासला ज़्यादा होता है ना, और इनकी वेवलेंथ के मुकाबले में 2 वेव्स, 2 क्रस्ट्स के दरमियान जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है और स्लिट्स का फासला ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होगा तो देखिए स्लिट्स का फासला अगर ज़्यादा है तो यहाँ से किनारों से हल्की-हल्की, देखें वेव ये सीधी-सीधी सारी गुजर जाएगी, बस किनारों से हल्की-हल्की डिफ्रैक्शन आपके पास होती है। ठीक है, पहला तो आपने वो चीज़ पढ़ ली जिसमें स्लिट्स का दरमियान वाला फासला ज़्यादा था, किससे, इन दोनों वेव्स की वेवलेंथ से, या इन दोनों वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे। दूसरे में हमने बोला क्या करना है, दोनों स्लिट्स के दरमियान जो फासला है ना, जितना वो फासला है ना, ये मेरे पास बन रहा है ये इतना फासला, ठीक है, इतना ही फासला हम लोगों ने क्या करना है, इन स्लिट्स के दरमियान रख लेना है। अगर तो उतना ही आप रखते हो, ठीक है, उतना ही वेव्स के दरमियान आप डिस्टेंस रखते हो, ज़्यादा नहीं करना, उतना ही करना है, तो आप देखोगे कि इसमें ना आपके पास वेव्स मुड़ तो रही हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ रही हैं, कम ही मुड़ेंगी, क्योंकि ये फासला और इनकी वेवलेंथ जो सेम है तो थोड़ा-थोड़ा ये मुड़ेंगी, बेंडिंग होगी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रख लेते हो इसके मुकाबले में, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो है डिफ्रैक्शन हो रही है। वेव का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है? ये वाला जो दरमियान वाला डिस्टेंस है ये ज़्यादा रखते हैं और स्लिट का डिस्टेंस कम रख लेते, तो सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्शन इस फिनोमेना में होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें देखिए हम बुक पे अब इसको रीड करते हैं। कहते हैं सबसे पहले यहाँ से उसने बताया कि ये जो आपके पास वेव का तर्ज अमल है डिफ्रैक्शन वाला, ये स्लिट के साइज़ के मुताबिक डिफ्रैक्शन की मिकदार को बदलता है। स्लिट का साइज़ आपने जब रखा, कम रखा, जब बराबर रखा तो हल्की-हल्की डिफ्रैक्शन हुई। जब आपने स्लिट का साइज़ ज़्यादा रखा तो फिर वो हल्का-हल्का सा मुड़ी, लेकिन आपने जब कम रखा तो उनकी डिफ्रैक्शन ज़्यादा हुई थी। तो यही चीज़ देखने लगे हैं जब स्लिट का साइज़ वेवलेंथ से बड़ा हो, मतलब जो रुकावटें हैं उनके दरमियान फासला ज़्यादा हो, जो वेव बन रही है उनका फासला दरमियान में कम हो, मतलब ये फासला ज़्यादा हो इनके दरमियान वाले फासले से, तो आपके पास क्या होगा, तो कहता है तो करीबन वेव्स जो हैं वो सीधी गुजर जाती हैं और किनारों पे सिर्फ हल्की सी मुड़ती हैं, ठीक है, वेव्स आपकी सीधी गुजर जाएंगी, हल्की हल्की सी मुड़ेंगी। इसको उसने बुक पे डायग्राम के जरिए बताया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपके पास वेव्स का डिस्टेंस ये होती है, सीधी सीधी आपके पास तकरीबन वेव्स पैदा होंगी। उसके बाद सेकेंड वाला आपके पास है जब स्लिट का साइज, जो रुकावटें थी उनके दरमियान वाला डिस्टेंस और जो 2 वेव्स थी उनका डिस्टेंस तकरीबन आप बराबर रखते हो, ठीक है। जब स्लिट का साइज वेवलेंथ के बराबर हो तो वेव्स स्लिट से निकलकर ज़्यादा फैलती हैं। अब देखिए ना, ये वाला डिस्टेंस, ये जो वेव्स का डिस्टेंस है और ये जो आपका रुकावटों का डिस्टेंस है ये आपने सेम रख लिया, तो आप देखो कि वो ज़्यादा फैल रही हैं, ठीक है, फैल रही हैं आपके पास, एक तरह का कहें कि कर्व आपके पास हो रही है इसके मुकाबले में, ठीक है। लेकिन जब स्लिट का साइज वेवलेंथ से छोटा, अब स्लिट का साइज जिसमें से वेव्स ने गुजरना है वो आपने कम रख लिया और इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो आप तब देखोगे सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्शन, सबसे ज़्यादा जो सर्कुलर पाथ बन रहा है आपके पास। तो कहते हैं जब स्लिट का साइज वेवलेंथ से छोटा हो तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा होती है और वाज़ेह तौर पर कड़वी यानी कि कर्व्ड वेव्स बनती है। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। कहते हैं इन तमाम मिसालों से वाज़ेह होता है
कि जितना स्लिट का साइज वेवलेंथ के करीब या उससे छोटा होगा, डिफ्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। लास्ट में हमने जो स्लिट का गैप है वो हमने कम कर दिया था और वेवलेंथ ज़्यादा कर दी, तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा तीसरे केस में आपके पास डिफ्रैक्शन हो रही है। तो या फिर आप जब बराबर रखते हो फिर डिफ्रैक्शन होती है, पहले केस में डिफ्रैक्शन नहीं थी हो रही। तो यही चीज़ लिखी है कि जब वेव किसी स्लिट में से गुजरती है तो इसके किनारों से मुड़ जाती है, इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। एक आम मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स दीवार के पीछे बात कर रहा हो, अगर अब देखें एक दीवार है, एक शख्स इस साइड पे और दूसरा इस साइड पे खड़ा है, तो ये शख्स अगर बात कर रहा है दूसरे को सुनाई दे रही होती है। तो ये यहाँ भी सेम यही फिनोमेना होता है। कहते हैं एक आम मिसाल ये कि अगर कोई शख्स दीवार के पीछे बात कर रहा है तो हम फिर भी उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। साउंड वेव जो होती है ना, साउंड बोल जो हम लोग बोलते हैं, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ये किनारों से मुड़ कर भी आगे सफ़र कर सकती है। अब देखें ये दीवार है, दीवार की ये वाली किनारे हैं, ठीक है। अब साउंड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो ये क्या करते हैं, इसके किनारों से। अब यही एग्जाम्पल आपके पास बनेगी जो हमने यहाँ देखी है ना, साउंड आपके पास साउंड से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ये वेवलेंथ उनकी, ये साउंड वेव्स जनरेट हो रही है, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अब किनारों में हल्का हल्का अगर आपके पास गैप है तो वो ज़्यादा मुड़ के जो है डिफ्लेक्ट होके तो अगले को सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेस्मिक और सुनामिक वेव्स, जो कि आपके पास 12.5 वाला टॉपिक है। कहते हैं सेस्मिक और सुनामिक वेव्स कुदरती वेव्स हैं, कुदरती तौर पर पैदा होती हैं। कैसे पैदा हो सकती हैं? अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र के नीचे ज़मीन है ना, तो वो ज़मीन में अगर ज़लज़ला आ जाए तो आपके पास जो है सुनामी पैदा हो सकती हैं, ठीक है? सेस्मिक वेव्स पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा पत्थरों का पहाड़ों से अचानक नीचे को गिरना और समुद्र के अंदर आ जाना, तो उससे भी जो है आपके पास वेव्स जनरेट हो सकती हैं, ठीक है? या फिर आपके पास लावा जब फटता है उससे भी आपके पास वेव्स पैदा हो सकती है। तो देखते हैं क्या लिखता है, कहते हैं सेस्मिक और सुनामिक वेव्स कुदरती वेव्स हैं, जो ज़मीन की बिरोनी तय है और समुद्र में होने वाली शदीद तब्दीलियों से पैदा होती है। समुद्र के अंदर कोई शदीद तब्दीली आई है, ठीक है, अचानक से पत्थरों का ढेर जो समुद्र के अंदर आके गिरा है, कुछ इस तरह का हुआ है, या ज़मीन के अंदर वाली तय जो होती है आपके पास उसमें कुछ हुआ है जिस वजह से हमारे पास ये वाली वेव्स पैदा होती हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं और हिफाजी तदाबीर के लिए इनका इल्म अहम है। कहते हैं इसको हम पढ़ने का मकसद ये है कि हमें पता हो कि इस वजह से ये पैदा होती हैं, ताकि हम लोग उस हिसाब से पहले ही कुछ इंतज़ाम करके रखें ताकि वेव्स जनरेट ना हो। अब आपके पास सेस्मिक वेव्स जो है ना, ये सेस्मिक वेव्स जब आपके पास जनरेट होती हैं तो इसके लिए हमारे पास एक सेस्मोमीटर है। आपके पास एक ड्रम टाइप सेस्मोमीटर होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जनरेट देख सकें कि कितनी हाइट की जो है हमारे पास, ये कब जो है जो हमारे पास सुनामी ये या सैलाब वगैरह आ सकता है, तो वो हम लोग सेस्मोमीटर से मेजर करते हैं। हमारे पास एक आला है, ठीक है। सबसे पहले कहते हैं सेस्मिक वेव्स वो वेव्स हैं जो ज़मीन के अंदर सफ़र करती हैं। ज़मीन के अंदर से सफ़र करने वाली वेव्स ज़लज़ले की सूरत में बाहर आती है, ठीक है। तो सेस्मिक वेव वो है जो ज़मीन के अंदर सफ़र करती हैं। ये आमतौर पर ज़लज़लों या ज़मीन के अंदर जब लावा फटता है, ठीक है, या धमाके होते हैं या ज़ेरे ज़मीन धमाकों के नतीजे में ये सेस्मिक वेव्स पैदा होती है। तो आपको समझ आ गई कि ज़मीन के अंदर चाहे आपके पास ज़लज़ला आ जाए, चाहे आतिशफ़शानी हो जाए, आग निकलना, ठीक है, या कोई धमाका हो जाना, उससे सेस्मिक वेव्स पैदा होती हैं। अब सेस्मिक वेव्स का पता कैसे चलेगा कितने एम्पलीट्यूड की ये पैदा हुई हैं, ये कब पैदा होंगी, तो उसके लिए हम लोग सेस्मोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 9th क्लास की बुक में सेस्मोमीटर बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहते हैं सेस्मोमीटर्स इन वेव्स को रिकॉर्ड करता है और साइंसदानों को ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों को समझने में मदद देता है। तो ये हमारे पास एक तरह का आला है। अब सेस्मिक वेव्स की 2 टाइप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप उसने आपकी बुक में शामिल की है जो कि पी वेव होती है, प्राइमरी वेव्स जिसको बोलते हैं। कहते हैं ये सेस्मिक वेव्स की सबसे तेज़ वेव होती है। सेस्मिक वेव्स में से सबसे तेज जो वेव्स आपके पास होती है प्राइमरी वेव्स होती हैं, ठीक है, और ज़लज़ले के दौरान सबसे पहले पहुंचती हैं। और जब आपके पास ज़लज़ला आता है तो जो आपके पास वेव्स आपको नजर आ रही होती है वो असल में प्राइमरी वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स जो हैं वो ठोस के अंदर भी हो सकती हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर भी हो सकती हैं, फिर माया पानी के अंदर भी पैदा हो सकती है क्योंकि माया के नीचे भी ज़मीन होती है, तो पानी के अंदर भी हो सकती है, या फिर कहते हैं गैसों, तीनों इंसान में सफ़र कर सकती हैं। अब देखिए ठोस, माया और गैस, असल में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास होती हैं, जैसे मैंने स्प्रिंग की एग्जांपल दी थी कि दोनों हाथों में आपने स्प्रिंग को पकड़ा है, आप आगे को करोगे तो उसके छल्ले बिल्कुल करीब आ जाएंगे, थोड़ी दूर खींचोगे तो कुछ छल्ले करीब कुछ दूर आपके पास हो जाते हैं, मतलब उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होती है। और मैंने कहा था जहाँ करीब करीब होते हैं कंप्रेशन होती है वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। अगर प्रेशर आपके पास ज्यादा होता है,
देखिए ना, ये मेरे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग के छल्ले जहाँ बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है और ये हिस्सा जहाँ दूर दूर है। तो जहाँ करीब करीब होते हैं वहाँ प्रेशर आपके पास ज़्यादा होता है, प्रेशर भी ज़्यादा और मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस भी यहाँ ज़्यादा होगा। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास होती है डेंसिटी, तो यहाँ डेंसिटी भी ज़्यादा होती है इस हिस्से में। और ये वाला हिस्सा जहाँ छल्ले दूर दूर होते हैं वहाँ प्रेशर भी कम होगा, प्रेशर कम है, देखिए यहाँ मैस भी कम आ रहा है और वॉल्यूम भी इसका कम होगा। तो मैस पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि डेंसिटी भी आपके पास यहाँ कम होती है। तो आपके पास सेस्मिक वेव्स आपके पास असल में एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होती हैं, उस तरह की इनकी खासियत होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप ठोस माया गैस में पैदा कर सकते हो, इस तरह प्राइमरी वेव्स भी ठोस माया गैस इंसान में सफर कर सकती हैं। ये वेव्स किसी मटेरियल को इसी सिमत में स्केरती और फैलाती हैं। स्केरना मतलब जहाँ कंप्रेस हो जाना, करीब करीब आ जाना, जैसे यहाँ करीब करीब आ रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये सुकड़ रही है, करीब करीब आ रही है। तो यहाँ मतलब प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा तो यहाँ डेंसिटी भी ज्यादा है। और जहाँ फैलते हैं, यहाँ जहाँ ये वेव्स का फासला आपस में ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, प्रेशर कम है, डेंसिटी भी कम होगी। इसके बाद कहता है ये वेव्स किसी मटेरियल को उसी सिमत पे स्केरती और फैलाती हैं जिस सिमत में वेव्स पैदा होती हैं। देखिए ना, अगर मैं स्प्रिंग की बात करें, अगर मैं स्प्रिंग को आगे को लेके जाऊंगी तो आगे को ही इसका हिस्सा सिकुड़ेगा, अगर मैं पीछे को लेके जाऊंगी तो इसका जो ये फैलना है इनका, ये पीछे वाली साइड को होगा। तो सुकड़ना और फैलना उसी सिमत में होता है जिस सिमत में आप जो है वेव पैदा कर रहे होती है। ठीक है, कहता है बिल्कुल इस तरह जैसे एक स्लिंकी यानी कि स्प्रिंग को आगे पीछे कर दी जाती है। अगर आगे को करेंगे तो जो कंप्रेशन बनेगी आगे को बढ़ेगी, अगर पीछे को खींचेंगे तो रेयर फ्रैक्शन जो बनेगी वो पीछे को बनेगी। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बारी बारी बनती हैं। ये उसने सारा उसका बताया हुआ है आपको डायग्राम के जरिए। अब हमारे पास है सुनामी वेव्स। पहले हमने पढ़ा सेस्मिक वेव्स, सुनामी वेव्स। अब सुनामी वेव्स कहाँ आती है? सेस्मिक होती है जमीन के ऊपर, ठीक है, जमीन में, और सुनामी आपके पास होती है समुद्र के अंदर वेव्स आपके पास। ठीक है, तो कहते हैं सुनामी वेव्स समुद्र में पैदा होने वाली बहुत बड़ी और ताकतवर वेव्स होती हैं। ये वेव्स समुद्र के अंदर अचानक आने वाली शदीद तब्दीलियों से बनती हैं, जैसे जेरे जमीन जल्जला। अब जमीन के अंदर जल्जला है, उस जल्जले ने पानी को डिस्टर्ब किया है, तो मतलब समुद्र के अंदर हलचल मच जाती है। इस तरीके से हो सकता है। यहाँ आपके पास आतिशफशानी होना, ठीक है, कोई धमाका वगैरह समुद्र के अंदर हो गया है, या लैंड स्लाइडिंग यानी कि जमीन के ऊपर जो पहाड़ है वहां से आपके पास जो है भारी भारी पहाड़ के जो ठेले हैं, ठीक है, वो जमीन के अंदर गिरना शुरू हो जाए। इस तरह के वाकयात से आपके पास सुनामी वेव समुद्र के अंदर पैदा होती हैं। ठीक है, जब ऐसा वाकया होता है तो समुद्र की तह में अचानक ऊपर की तरफ एक धक्का लगता है, जाहिर उसके समुद्र के अंदर एक तरह की हलचल एकदम आ जाती है। ठीक है, कहते हैं जिससे पानी का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ऊपर उठ जाता है। अगर देखिए जमीन के नीचे लेट्स सपोज आपके पास जो है एकदम जलजला है, उससे जमीन के नीचे वाला पानी जो है डिस्टर्ब होगा और वैसा ऐसा जो है उसको एनर्जी मिलेगी, डिस्टर्ब वाइब्रेशन की वजह से, जमीन के हिलने की वजह से, जलजले की वजह से जमीन हिलती है, उस वजह से पानी की वाइब्रेशन होगी तो वो मालिक्यूल्स हैं वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी हासिल कर लेते हैं। एनर्जी हासिल करने की वजह से एनर्जी को ट्रांसफर करते जाते हैं। पानी अपनी जगह के इर्द गिर्द जब उसकी वाइब्रेशन होगी तो वाइब्रेशन से हमने कहा कि पानी नहीं ट्रांसफर होता बल्कि उस वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी, फिर पानी के दूसरे मालिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी और इस तरह आपके पास अगला पानी थोड़ी वाइब्रेशन करेगा, फिर उस अगले को मिलेगी। तो ऐसे एक तरह से पानी में जो है एक हलचल सी आपको या पानी का वॉल्यूम ऊपर को बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, कहते हैं ये खलल बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा करती है। और जब एनर्जी मतलब कि जब डिस्टर्बेंस जमीन में होगी, जमीन ने हिलना शुरू किया, पानी में डिस्टर्बेंस हुई, पानी ने एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से, खलल की वजह से, कहते हैं खलल की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। ये लंबी और तेज रफ्तार वेव्स की सूरत में पूरे समुद्र में फिर फैल जाती है। ऐसा ऐसा करते 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 ये वेव्स की शक्ल में जो है पूरे समुद्र के अंदर फैल जाती है। अब इस सुनामी वेव्स की खसूसियात कुछ होती हैं। ठीक है, अब खसूसियात क्या है? कहता है गहरे पानी में सुनामी वेव्स इंतहाई तेज स्पीड से सफर करती है। मैंने चीज आपको पिछले टॉपिक में समझाई है ना कि अगर समुद्र के अंदर बात करते हैं तो समुद्र के अंदर तो बहुत ज्यादा जगह पानी को मिल जाती है, ज्यादा जगह मिलती है। अब ज्यादा जगह मिलेगी उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, लेकिन जो ही समुद्र से जब बाहर आती है जमीन के ऊपर तो वो उतनी जगह उनको नहीं मिलती है, क्योंकि जमीन ने भी उनको रोकने की कोशिश, फ्रिक्शन फ्राहम करनी होती है, तो फिर उनको उतनी ज्यादा स्पेस या उतना पानी जमीन पे नहीं होता है। ठीक है, तो पानी के अंदर की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जो ही पानी वो वाली जगह जहाँ पानी खत्म होता है और आगे से जमीन स्टार्ट होती है, यहाँ उनको रुकावट थोड़ी सी मिलती है। ठीक है, क्योंकि समुद्र में गहराई ज्यादा है, जमीन पे गहराई तो नहीं ना होती है, तो गहराई से जब ये जमीन की तरफ आएंगे तो यहाँ इनको रुकावट मिलती है। जब रुकावट मिलती है तो ये बड़ी स्पीड के साथ आ रहे होते हैं। स्पीड के साथ आके जब इस समुद्र के किनारे पे आते हैं तो फिर इनको रुकावट मिलती है, फिर आहिस्ता से इनकी स्पीड जो है कम होती है, तो जमीन पे आते आते इनकी स्पीड कम हो जाती है।
तो कहते हैं गहरे समुद्र में सुनामी वेव्स इंतहाई तेज स्पीड से सफर करती हैं। कितनी स्पीड के साथ? अक्सर ये 800 किलोमीटर फी घंटा, 1 घंटे के अंदर इनकी स्पीड जो होती है 800 किलोमीटर होती है। लेकिन गहरे पानी में इन वेव्स की ऊंचाई बहुत कम होती है, सिर्फ चंद सेंटीमीटर्स होती है। अब देखें, गहरे पानी की हम लोग बात कर रहे हैं। गहरे पानी के जो गहरे पानी में ना पानी को ज्यादा जो है जगह मिलती होती है, लेकिन जो जो वो ऊपर को जाता है तो ऊपर जो है हवा की वजह से भी जो है पानी को दबाव लग रहा होता है, तो उतनी बड़ी वेव्स जो है समुद्र के अंदर। ये मेरे पास अगर समुद्र है ना, तो अगर उसकी गहराई में देखें तो पानी के पास जो है ज्यादा जगह है, लेकिन जो जो ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जो है पानी के ऊपर हवा भी है, आपके पास हवा भी प्रेशर नीचे को लगाती है, तो इतने बड़ी वेव्स नहीं, फिर छोटी छोटी वेव्स आपके पास ऊपर जनरेट होती हैं। तो ये मतलब कि यही चीज लिख रहा है कि गहरे पानी में इन वेव्स की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। इनकी ऊंचाई मतलब एम्पलीट्यूड इनका बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं इसलिए बड़े बहरी जहाजों किनारों से दूर लोग इन्हें महसूस नहीं कर पाते। जब सुनामी कम गहरे साहिल इलाके की तरफ बढ़ता है तो इसका तर्ज अमल नुमाया तौर पर बदल जाता है। अब कम गहरा पानी है तो जाहिर है कि वेव्स आपके पास ऊपर ऊपर फिर होंगी, ठीक है, गहराई कम है तो वेव्स जो बनेगी पानी के ऊपर ऊपर बनेगी, और ऊपर ऊपर जो फिर कश्तियां होंगी या इंसान जो देख रहे होंगे वो देख सकेंगे कि हाँ जो है कुछ ना कुछ मसला चल रहा है या कुछ हमारे पास जो है सुनामी वगैरह आई हुई है, ठीक है। तो कहते हैं तो इस तर्ज से अमल नुमाया तौर पर बदल जाता है, क्योंकि वेव का नीचे वाला हिस्सा समुद्र की तह से टकराकर इसकी हरकत को तब्दील कर देता है। अब देखिए ना, गहरे पानी से आप कम गहरे की तरफ जा रहे हैं, अब टकराना है उसने, ठीक है, साहिल जहां आपके पास किनारा है कम ज्यादा गहरे पानी का और जमीन के किनारे इनका आपस में टकराव होना है। अब टकराव से सबसे पहले तो स्पीड कम होगी, ठीक है, जितनी समुद्र के अंदर जो स्पीड थी अब जब जमीन पे आएगा स्पीड कम होगी सबसे पहले। तो कहता है वेव स्पीड कम हो जाती है जैसे जैसे पानी कम गहरा होता है, सुनामी वेव्स का निचला हिस्सा समुद्र की तह से टकराकर सुस्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मेरे पास जो है ये समुद्र है और ये मेरे पास जो है यहाँ जमीन है, ये वाली तह से टकरा के, ठीक है, ये क्या होगा कि जो वेव्स पानी के अंदर जो बन रही है इस समुद्र की इस हिस्से से टकरा के उनकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी, फिर वेवलेंथ भी कम हो जाती है। अब वेवलेंथ कैसे कम होगी? देखें, पहले यहाँ बड़ी बड़ी वेव्स समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, लेकिन जो ही ये टकराती हैं तो फिर वेव्स आपके पास उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो वेव्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं, ठीक है। अब स्पीड कम तो वेव्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, जब करीब करीब आएंगे तो उनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, मतलब कि वेवलेंथ कम हो जाती है। दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, तो वेवलेंथ आपके पास कम हो जाती है। जैसे जैसे सुनामी कम गहरे पानी की तरफ बढ़ता है तो कहता है वेव क्रस्ट के दरमियान फासला, मतलब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का क्रस्ट, उनके दरमियान फासला जो है कम होता जाता है, ठीक है, यानी वेवलेंथ है छोटी हो जाती है। फिर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास कहते हैं कम वक्त में ज्यादा वेव साहिल तक पहुंच जाती है, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। देखिए समुद्र के अंदर जो है स्पीड ज्यादा है, अब स्पीड ज्यादा होगी तो कम वक्त में ज्यादा वेव्स यहाँ पहुंच जाएंगी, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स बन रही हैं और वो वेव्स की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाएगी। फिर आपके पास एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमने कहा है कि समुद्र की गहराई के अंदर जो है जो वेव्स बनती है उनकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन जो जो वेव्स हैं कम गहराई की तरफ जाएंगे तो तब जो वेव्स बनेगी उनके जो ऊंचाई है वो ज्यादा होती है, ऊपर वाली वेव्स की ऊंचाई ज्यादा होती है, नीचे वाली की कम होती है। तो कहते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब कि कहते हैं जब सुनामी वेव्स की एनर्जी कम हो जाती है तो वेव्स की ऊंचाई बढ़ जाती है। उसकी वजह वाला क्या है, ये हम लोग ले रहे हैं ना, ये समुद्र और ये जमीन है, तो यहाँ आके जब टकराती हैं, अब इतनी ज्यादा एनर्जी की वेव्स आ रही थी, मतलब बड़ी बड़ी वेव्स, मतलब कि उनकी एनर्जी ज्यादा थी, जो ही आके इसके साथ टकराएंगी तो बहुत ज्यादा वेव्स जो हैं वो थोड़ी जगह पे मतलब बहुत ज्यादा वेव्स को इकट्ठा होना पड़ेगा, जब इकट्ठा होंगी तो फिर वो और बढ़िया आपके पास हो जाएंगी, मतलब कि उनका जो है एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब वही इतनी ज्यादा एरिया में जो एनर्जी थी जब एक रुकावट के साथ आके टकराएंगे तो वो सारी वेव्स को इतने हिस्से में आके कम हिस्से में आके उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उतनी ही बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो जनरेट होंगी, मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। कहते हैं जब सुनामी वेव्स की एनर्जी कम हो जाती है तो वेव की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है, यही वजह है कि साहिल के करीब पहुंचकर सुनामी कई मीटर्स बुलंद हो जाती है, ठीक है। साहिल के पास आके उसकी जो आपने देखा होगा साहिल के पास आके इस तरह की वेव्स आपके पास जनरेट हो रही होती है, मतलब उनकी बुलंदी बहुत ज्यादा हो जाती है। कहते हैं ये तब्दीलियां सुनामी वेव्स को बहुत बुलंद और खतरनाक बना देती हैं। बाज सुनामी वेव्स की ऊंचाई जो है 30 मीटर मतलब कि 100 फीट तक बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी वेव साहिल इलाकों में शदीद सैलाब
इमारतों की तबाही और जानवरों के नुकसान का। मतलब जो इतनी मीटर ऊंची जो अगर आपके पास वेव जनरेट हो जाए तो फिर जानने जो है आपकी उनको नुकसान पहुंचता है, इमारतें गिर जाती है, सैलाब आ जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल दे रहे जो इंडिया में आपके पास एक दफ़ा सैलाब आया था सुमात्रा शहर के अंदर। कहते हैं 2004 में बहरे हिंद में आने वाला सुनामी जदीद तरीके बदतरीन कुदरती हादसा में से एक है। सबसे बड़ा हादसा आपके पास 2004 में हुआ था। ये सुनामी सुमात्रा के करीब एक बहुत बड़े जेर समुंदर जल्जले से पैदा हुआ था। समुद्र के अंदर एक जल्जला आया था जिससे ये आपके पास हादसा हुआ था, जिसने समुद्र की तह की एक वसी हिस्से को अचानक ऊपर धकेल दिया। समुद्र के अंदर काफी ज्यादा पानी जो ऊपर को आपके पास आ गया था। इस धमाकेखेज हरकत ने ताकतवर सुनामी वेव्स पैदा कर दी जो हजारों किलोमीटर तक सफर करती हुई कई मुल्कों जैसे इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड के साहलों तक टकराई। बाज़ जगहों पर लहरों की ऊंचाई 15 मीटर से भी ज्यादा थी। इस आफत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और तकरीबन आपके पास जो है 23 लाख से ज़ायद जो है जाने इसमें ज़ाया हुई थी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।